बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से जो है वो इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी असल में हकीकी ज़िंदगी में हैसियत क्या है। क्या ये जो है वो दो इंतहाएँ जो मैंने आपके सामने मौजू की तरह पेश किए हैं कि ठगों का आला है या ये इनकलाबियों का हथियार है। और इसका तनाजुर जो है वो लेक्चर का ये है कि हम जो है वो पिछली 3-4 नशिस्तों से फाइनेंस के चैप्टर्स टॉपिक्स पर जो है वो लेक्चर्स कर रहे हैं। आखिरी नशिस्त में हमने पुट एंड कॉल ऑप्शंस पे बात की थी। उससे 2 हफ्ते पहले हमने गेम स्टॉप के शॉर्ट सेलिंग पे बात की थी। उससे पहले जो है ना वो हमने इस्लामी बैंकारी के हवाले से बात की थी मुख्तलिफ लोगों ने, जिसमें अशर भाई, उस्मान भाई और मैंने ये लेक्चर दिए थे। आज की नशिस्त के अंदर जो है वो हम बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से देखेंगे। तो बिटकॉइन के हवाले से जो इनकलाबी तस्वुर है वो ये है कि यू आर अ रेवोल्यूशनरी। अगर आप बिटकॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोया कि आप कोई इनकलाबी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो डार्क वेब, जिसके अंदर जो है वो जुर्म, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर चीज़ें आती हैं, वो जो है वो एक और पर्सपेक्टिव है जो बिटकॉइन के हवाले से जो है वो दिया जाता है, बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से। तो अब इस नशिस्त में ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो बहुत सारी वो चीज़ें बता सकूं जो कि टेक्निकल नौयत की हैं और जिनके लिए जो है मुझे कोडिंग की क्लास आपके लेनी पड़े या मैं प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से बताना शुरू करूं। लेकिन मैं जो है वो इन चीज़ों पर बहुत तेज़ी से गुजरूंगा ताकि जो है वो आपको मैं सिर्फ उन चीज़ों की तरफ मतवज्जो करूं जो कि जो है वो नॉन टेक्निकल नौयत की हों। लेकिन बाज़ जगह अगर टेक्निकल कुछ चीज़ें आ जाएँ तो ज़्यादा देर के लिए नहीं आएंगी, तो उस वक्त थोड़ा सा आपको जो है वो सब्र करना होगा। तो अगर आप जो है वो शुरू करते हैं अगर हम इस लेक्चर को, तो हम बेसिकली इसी टॉपिक में मौजूद इस्तिलाहात पे बात करते हैं। और इस्तिलाहात का मसला ये होता है कि इस्तिलाहात बाज़ दफ़ा जो है ना वो हिजाब बन जाती हैं, कर्टेन बन जाती हैं मामले की तफ़हीम के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो ये भी एक अहम बात है कि हम इस्तिलाहात को समझ लें, ताकि जब हम इस्तिलाहात को समझ लें तो फिर जो है वो जब बात होगी तो हमें बात समझ में आ रही होगी कि ये किस तनाजुर में बात हो रही है। ये कहने वाले किसी जो है वो मौके पर कह रहे हैं कार्टून के अंदर कि वी नीड सम न्यू जार्गन, द पब्लिक आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बाज़ दफ़ा ये रोब और दबदबे का बायस भी होता है कि आप वो जार्गन इस्तेमाल करें, वो जो है वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करें जिन इस्तिलाहात को देखकर जो है सामने वाली शख्स ही मरूब हो जाए कि क्या भला है। लेकिन अब अगर वो इस्तिलाहात के डेप्थ के अंदर जाया जाए तो बात खुलती है कि यार ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन जो है वो क्योंकि वो ऐसे जार्गन होते हैं और सूटेड बुटेड लोग उन जार्गन्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो है वो बेचारा एक मुसलमान नॉर्मल आदमी जो है वो मरूब होता रहता है कि पता नहीं ये क्या बल्ला है और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और हम जैसे जाहिल लोग इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो विकिपीडिया में क्रिप्टो करेंसी की तारीफ है वो हौलनाक है और हौलनाक होनी चाहिए क्योंकि जो है वो उस एक जो डेफिनेशन होती है वो कंसाइज तरीके से जो है वो बहुत कम अल्फाज के अंदर बिलागत के साथ जो है वो किसी तस्वुर को जो है वाज़े करती है। तो आप जो है वो आखिर में डॉक्टर फजली साहब जो साथी भी रेज हैंड कर रहे हैं, प्रोग्राम के अख्ताम पर इंशाल्लाह ताला या किसी और मौके पर मैं आपको मौका दूंगा कि आप सवाल कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की विकिपीडिया में मौजूद तारीफ जो है वो ये है कि ये एक डिजिटल एसेट है और डिजाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके जरिए जो है वो चीज़ों का, अशिया का तबादला हो सकता है। जबकि जो है वो जो उसका कॉइन होता है, जो कि हमारा जो है सिक्का वो नहीं है, ये एक डिजिटल चीज़ है। कॉइन तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है वो क्या काम करता है कि वो ओनरशिप उसकी जो है वो एक लेजर के अंदर जो है वो सेव होती है, जो कि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में होता है। और ये लेजर में जब सेविंग होती है एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के जरिए होती है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो नए कॉइन्स भी तख्लीक पाते हैं और कॉइन्स का तबादला भी होता रहता है। अब ये एक बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है। ये मैंने आपके सामने सिर्फ रेफरेंस के तौर पर रखी है, आगे जो चीज़ें हैं वो बड़ी सिंपल सी हैं। तो एक चीज़ जो कि ज़हन में रखनी चाहिए और जो है वो यानी क्रिप्टो, यानी कि कोई चीज़ है जो कि इनक्रिप्टेड है।
हमारे सामने जो है वो, मैं आपके सामने पब्लिक प्राइवेट इंक्रिप्शन की बात नहीं करूंगा, पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन, मैं आपके सामने एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि इंक्रिप्शन क्या चीज होती है। ये मसलन जो है वो फर्ज करें मैं एक कोड बना लेता हूँ, ये ABCDEF M तक है। अब मैं कहता हूँ कि ए जो है वो जहां पर भी होगा मेरे पास, मेरे टेक्स्ट के अंदर, मैं उसको N से रिप्रेजेंट करूंगा, बी को मैं O से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी मैंने कुछ जो है वो ABCD की जगह NOPQRST को यूं तरतीब दे दिया। अब हेलो का लफ्ज है, अब ये हेलो मेरा टेक्स्ट है, इसको मैं इनक्रिप्ट करना चाहता हूं, तो H मेरी इस स्कीम के तहत U बन जाएगा और E जो है मेरी इस स्कीम के तहत R बन जाएगा। तो ये जो है वो सिंपल इंक्रिप्शन है जिसके अंदर जो है वो हेलो क्या बन गया, URYYB, URYYB। अब जब मैं डिक्रिप्ट करूंगा तो मैं इस टेबल में देखूंगा यू से क्या मुराद है, यू से मुराद H है, तो मैं H को रिट्रीव कर लूंगा। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की एक सिंपल तरीन मिसाल है जिसके जरिए आप जो है वो अपने डेटा को इस तरह का बना सकते हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो दूसरा सामने वाला उसको पढ़ने से कासिर हो जाए। तो ये बहुत सिंपल इंक्रिप्शन स्कीम है, सीजर साइफर जैसी इसको कहते हैं। तो ये स्कीम तो जो है ना वो बहुत आसानी से डिक्रिप्ट हो जाती है। ऐसी जबरदस्त किस्म की इंक्रिप्शन की जो है वो स्कीमें हैं जिनको डिक्रिप्ट करना करीब करीब नामुमकिन है। तो जो हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का इल्म भी शामिल होता है, इस वजह से इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अच्छा, बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसियां, बिटकॉइन जो है वो असल में वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि पहली पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है, पीयर टू पीयर, P2P डिजिटल करेंसी। अब पीयर टू पीयर एक मुश्किल लफ्ज आ गया, तो इस पे हम आगे बात करेंगे। बिटकॉइन जब कामयाब हो गई, बिटकॉइन का बल जब कामयाब हुआ, तो उसकी कामयाबियों को देखकर जो है वो, या उसकी कामयाबी को देखकर दीगर क्रिप्टो करेंसियां भी मैदान में आ गई। और जो है वो इनके लिए हम अल्टरनेट कॉइन्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक तो बिटकॉइन है और इसके अलावा दीगर जो करेंसीज हैं जो मौजूद हैं, इनको अल्ट कॉइन्स के नाम से मौसूम किया जाता है। अब मसलन ये देखें, अब ये बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन इनमें से एक भी सिक्का जो है वो कॉइन यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी वो इन सिक्कों की शक्ल में नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ तस्वुर को पेश करने के लिए कि कॉइन है ये। तो ये एक डिजिटल एसेट है, और आप देख रहे हैं कि बी तो एक है और ना जाने कितने और भी जो है वो सिक्के हैं। विकीपीडिया के मुताबिक जो सूरत हाल है उसके अंदर बिटकॉइन लायन शेयर रखता है अपना। ये 2018 की सूरत हाल है। $191 बिलियन की मालियत है। उसके बाद एथेरियम है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके बाद जो है रिपल है, बिटकॉइन कैश है, कार्डानो है। इस तरह के बहुत सारे जो है वो नाम है, और ये क्रिप्टो करेंसीज जो है वो एक दो नहीं हजारों के अंदर है। तो ये बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि अमूमी तौर पर दुनिया में नाम जो है वो 3-4 करेंसीज के चल रहा होता है, बिटकॉइन, एथेरियम, बिटकॉइन कैश, रिपल। लेकिन करेंसियों की तादाद एक बड़ी तादाद है जो क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो है वो खरीदो फरोख्त जिनकी होती रहती है। बहरहाल जो है वो बिटकॉइन पायनियर भी है, तो दीगर करेंसी उसके मकाम हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिटकॉइन अभी भी जो है वो सबसे ऊपर जो है वो आपको नजर आ रहा है इस कार्टून के अंदर, अपना जो है वो कुव्वत का इजहार कर रही है। 5 मार्च को जो है वो सूरत हाल 2021, 5 मार्च 2021, आज सुबह जो मैंने क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखा, तो जो सूरत हाल है वो ये है कि BTC यानी कि बिटकॉइन, इसके जो है वो वॉल्यूम और तमाम चीजें जो है वो 47,106.64 47,000, और आप देख रहे हैं कि डिप आया है बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर। तो अभी भी एक BTC जो है वो $47,106 का है। और आप एथेरियम को देख रहे हैं, तो एथेरियम का भी जो है वो बिल्कुल वही कर्व चल रहा है, वही बिल्कुल पैटर्न है। जैसे बिटकॉइन आगे जा रहा है तो वो भी ऊपर जा रहा है, और जैसे बिटकॉइन नीचे जा रहा है वो भी नीचे जा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बिटकॉइन से बहुत ज्यादा कम है, $1,474.98। तो ये जो है वो मैंने जो है वो कॉइन मार्केट कैप से चीज उठाई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है 4,245 हैं, यानी कि 4,245 करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि इस वेबसाइट पे रिपोर्टेड हैं। अब अभी हम इस्तेलाहात की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपके सामने जो इस्तेलाहात पेश की हैं
उनमें पहली इस्तेलाह जो है क्रिप्टो करेंसी मैंने आपके सामने वजाहत करने की कोशिश की, फिर इंक्रिप्शन की इस्तेलाह की वजाहत करने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने बिटकॉइन, अल्ट कॉइन, इन इस्तेलाहात को और इनके इस्तेमालात को की वजाहत करने की कोशिश की है। मौजू का जो अगला जो नुक्ता है वो जैसे मौजू था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसियाँ, दीगर क्रिप्टो करेंसियाँ ठगों का आला या फिर इनकलाबियों का हथियार। तो ठग की इस्तेलाह जो है वो इस टॉपिक के अंदर ठग के मुतालिक कुछ बात कर लेते हैं। ठग जो है बुनियादी तौर पर सनस्क्रित का लफ्ज़ है। पुराने ज़माने के जो बड़े तिजारती काफ़िले ख़ुसूसन हिंदुस्तान में सफ़र करते थे, ठग जो है वो उन तिजारती काफ़िलों में बहैसियत मुसाफिर आ जाते थे, मोहब्बतें डेवलप करते थे, ताल्लुकात डेवलप करते थे, और जो है वो दोस्ती और ताल्लुकात के क़याम के नतीजे में उन्हें वो बातें पता चल जाती थी जो कि जो है वो किसी डाकू को मतलूब होती हैं, और उसके बाद जो है वो जब ये मालूमात का हसूल होता था तो फिर एग्जीक्यूशन शुरू होती थी और एक्शन होता था और बंदे लुटते और कत्ल होते थे। तो ये जो है वो हिंदुस्तान के ठग थे, और ये लफ्ज़ जो है वो फिर अंग्रेज़ी के अंदर आया, और अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो बहरहाल ये हमारी उर्दू ज़ुबान के अंदर भी ठग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी को धोखे से जो है वो उसके माल से महरूम कर देना, ये ठग की इस तरह के मायनों के अंदर शामिल है। इसके बाद अगली इस्तिलाह जो है वो रेवोल्यूशनरी की है, इनकलाबी की है। इनकलाबी की इस्तिलाह से हम खूब वाकिफ़ है, लेकिन इनकलाबी की शिद्दत से अमूमी तौर पर जो है वो इख्तलाफ कर किया जा सकता है। बाज़ दफ़ा इनकलाब जो है वो का लफ्ज़ भी जो है वो बाज़ ज़मानों से अदा होता है तो वो मज़ाक बन जाता है, और बाज़ दफ़ा लोग समझ रहे होते हैं कि इनकलाब है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इनकलाब नहीं है। मीम आती रहती हैं इस तरह की जिसके अंदर जो है वो मज़ाहिया तौर पर इस उन्वान को बयान किया जाता है। तो रेवोल्यूशनरी जो है वो इंगेज इन और प्रोपोर्टिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी होता है, या फिर कोई ऐसी चीज भी होती है जिसके अंदर इन्वॉल्विंग और कॉजिंग अ कंप्लीट और ड्रामेटिक चेंज। तो ऐसी जबरदस्त किस्म की डिस्ट्रप्टिव जो है वो टेक्नोलॉजी होती है जिसकी बुनियाद पर बहुत बड़ी चेंज माशरे के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर पैदा हो जाती है। तो दौर जदीद का इनकलाब भी जो है वो उसकी क्या सूरत हाल है, ये जो है वो मीम है, एंड देन आई सेड इट इज़ अ रेवोल्यूशन, और जब मैंने ये कहा कि ये रेवोल्यूशन है तो सारे लोग जो है क़ह क़ह मारकर हंस रहे हैं इसकी हकीकत को जानने क्योंकि वो जानते हैं। तो ये इस तरह की मीम आती रहती हैं। इसी तरह जो है वो रेवोल्यूशन ऑन थर्सडे गुड फॉर एवरीबॉडी, यानी कि अब जो है वो ये भी एक मीम है, क्योंकि थर्सडे रेवोल्यूशन जो है वो एक ज़ात खुद एक इस्तिलाह है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस दिन जो है वो अपने साथियों के पाँव धोए थे, और लास्ट सफर जिस दिन हुआ था उसको थर्सडे रेवोल्यूशन के नाम से भी उन्वान से किया जाता है। तो मगर यहाँ पर जो बात हो रही है, और उसकी बुनियाद पे कहते हैं कि उस पाँव धोने के बाद जो है वो क्रिश्चियन रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत जल्द आसमान पे चले गए, और जो है वो उनके हवारियों ने फिर तबलीग का काम शुरू किया। लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि अभी जो इनकलाबी हैं वो इतने ज़्यादा सुस्त किस्म के हैं कि थर्सडे की बजाय अगर मैं ये लगाऊं कि रेवोल्यूशन ऑन हॉलीडे गुड फॉर एवरीबॉडी, तो यानी कि इतने ज़्यादा मसरूफ इनकलाबी हैं आजकल के कि वो कहेंगे छुट्टी के दिन इनकलाब आ जाए तो हमारे लिए ज़रा आसानी रहेगी, और जो है वो फिर बकिया दिन तो हमारे वर्किंग डेज हैं। तो आजकल का इनकलाब ऐसी इनकलाब है कि अल्फाज ज़्यादा हैं और काम कम है, कुर्बानियाँ कम हैं, दावे ज़्यादा हैं। तो ये मेरे जो है वो टॉपिक की इस्तिलाहात के मायने थे। अब यानी कि जो मैं जिस स्टाइल में मैं उनके मायने समझता हूँ, अब मैं जो है वो इस मौजू के पस मंज़र पे आ जाता हूँ। देखें बिटकॉइन की मकबूलियत, बिटकॉइन की मकबूलियत तो ये कार्टून भी वाज़ेह कर रहा है कि नाउ एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस, एक जो है वो सदक़े का तालिब, एक मदद का तालिब फ़र्द जो है वो ये बैनर लेकर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है वो फ़कीरों के अंदर भी मकबूल हो गया है। पिछले दिनों बीबीसी की खबर आई कि जो है वो ये खबर जो है वो 17 फरवरी 2021 की है। 17 फरवरी 2021 बिटकॉइन में तावान वसूली का पहला केस, मुल्जिमान ने गैर मुल्कियों से क्रिप्टो करेंसी में तावान कैसे वसूल किया। तो इसका मतलब है कि अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी इतनी लिटरेसी मौजूद है कि हमारे मुजरिम जो है पाकिस्तानी भाई, वो जो है वो तावान के तौर पर अब बिटकॉइन जो है वो तलब करने लगे हैं। और इनकलाब की खबरें, ये इनकलाब अगर आप देखें तो इन्वर्टेड कॉमास में, तो जो है वो क्रिप्टो करेंसी रेवोल्यूशन, इसके अंदर जो है वो इस बिटकॉइन गोइंग मेन स्ट्रीम, जब से एलन मस्क साहब ने जो है वो अच्छे खासे डॉलर जो हैं वो लगाए हैं बिटकॉइन के ऊपर, उस वक्त से ये ज़बान ज़द आम है कि
इसका मतलब है कि बिटकॉइन अब जो है मेन स्ट्रीम के अंदर कबूलियत हासिल कर रही है, और इसका मतलब है कि बिटकॉइन का जो है वो मुस्तकबिल जो है वो बड़ा अच्छा है और दरख्शां है, जिसकी बुनियाद पर बिटकॉइन की जो है वो रेट जो है वो इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो राइज एंड राइज ऑफ बिटकॉइन, हालांकि ऐसा नहीं है राइज एंड राइज, अमूमी तौर पर तो ऐसी राइज होती है और उसके बाद तवील अरसे जो है वो सूना पड़ा रहता है मामला, और बिटकॉइन की वैल्यू इतना ज़्यादा गिर जाती है, उसके बाद दोबारा कोई और जो है वो पुश लगता है और जो है वो मार्केट जो है वो बुलिश होती है। तो ये सूरत हाल है कि जो है वो अभी जो नेस्डेक की वेबसाइट के मुताबिक इस तरह जो है वो बिटकॉइन की वैल्यू, कीमत जो है वो बढ़ती रही है, और इनकलाबियों के नज़दीक जो है ये कीमत बढ़ना और इनका अमीर होना ही असल में इनकलाब है। तो अभी जो है वो मार्च 4 2021 में बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो तकरीबन इतनी है, $47,000 पीछे। अच्छा, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इसको इनकलाब के ज़ुमरे में देख रहे हैं, और कुछ लोग वो हैं जो डरा रहे हैं, इसको ठगों से डराने वाली बातें समझा रहे हैं, नज़ीर हैं वो। तो वो जो है वो किस नौइयत की बातें कर रहे हैं कि इस्टेब्लिश्ड एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिटकॉइन फ्रॉड। ये किसी ने, लिखने वाले ने लिखा है कि ये साहब जो है वो सीएनएन के अंदर बड़े डट के बोल रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो पॉन्जी स्कीम है, और पॉन्जी स्कीम जो है वो आपको खूब मालूम है कि किस तरह लोगों का खून चूस लेती है। ये डायग्राम जो है वो आपको वाजे कर रही है कि ऊपर वाले ने किसी नीचे वाले को, दो अफराद को बेवकूफ़ बनाया, दो अफराद ने नीचे तीन अफराद को बेवकूफ़ बनाया, ऊपर वाला आदमी तो निकल गया, अब जो है वो नीचे वाले अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उन्हें चंद और लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। जब वो उनको बेवकूफ़ बनाएंगे तो उनके पैसे बनेंगे, और वो जब ये पॉन्जी स्कीम जो है वो डिस्क्लोज होगी तो सबसे निचला स्ट्रेटा, सबसे निचला लेयर जो है वो बेचारा जो है वो सर पीट रहा होगा कि हमारे साथ ये क्या हुआ, और ऊपर के लेयर्स जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पैसा कमा कर जो है वो अपना काम निकाल चुके होंगे। तो बिटकॉइन को जो है वो पॉन्जी स्कीम के तौर पर जो है वो डिस्कशन में लाया जाता है। और इसी तरह जो है वो बिटकॉइन इज डेड, लॉन्ग लिव डिजिटल करेंसीज, और इस तरह की खबरें जो है वो आपको नजर आती हैं कि द बिटकॉइन पिरामिड स्कीम कंटिन्यूज टू कोलैप्स। इस वक्त जो है वो, जिस वक्त मैं आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो लोगों को हरा हरा नजर आ रहा है, और लोगों को नजर आ रहा है कि ये इट इज वर्किंग। हम इस बिटकॉइन की वजह से हम रातों रात जो है वो अमीर बनते चले जा रहे हैं, बिटकॉइन हमारी मोहसिन है। तो जो है वो इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन हकीकत में बिटकॉइन जो है वो मैं आगे आपके सामने अर्ज करूंगा कि इसकी जो है वो हकीकत क्या है। तो बिटकॉइन द बिगेस्ट बबल इन हिस्ट्री इज पोपिंग। अभी तो ये बबल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फटेगा तो फिर जो है लोगों को अपनी जो है वो गलती का एहसास होगा। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि जो अफराद जो है क्रिप्टो करेंसी को इनकलाबी करार देते हैं, वो आखिर इसको इनकलाबी कैसे करार देते हैं, वो इसको एग्जिस्टिंग निज़ाम के लिए कैसे खतरा करार देते हैं। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रप्टिव, इसको जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वो होती है जो डिस्टर्ब कर देती है, सिग्निफिकेंटली अल्टर्स द वे द बिजनेस और इंटायर इंडस्ट्रीज ऑपरेट। इट ऑफन फोर्सेस कंपनीज टू चेंज द वे दे अप्रोच देयर बिजनेस फॉर द फियर ऑफ लूजिंग मार्केट शेयर और बिकमिंग इररेलेवेंट। तो इंडस्ट्री की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी वो होती है जिसकी वजह से लोग बिजनेस के करने के तरीके को बदलने में मजबूर हो जाएं। तो अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसी डिस्ट्रिब्यूटिव टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का जो वादा होता है वो अमूमी तौर पे ये होता है कि हम आपको एम्पावर करेंगे, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, शख्सी बाइख्तियारी। उर्दू के अंदर मैंने इसका जो है वो आज़ाद तर्जुमा किया है। तो मसलन कहने वाले ने कहा है कि पीसी एंड इंटरनेट रेवोल्यूशंस वर लाइक द इन्वेंशन ऑफ द हैंड गन। अब एक कमजोर आदमी है, ना तलवार उठा सकता है ना कुछ कर सकता है, तो हैंड गन जब आई तो वो लड़ने के कुछ ना कुछ काबिल हो गया, उसे कुछ एम्पावर हुआ ताकतवर लोगों से लड़ने के। तो इसी तरह जो है वो पीसी और इंटरनेट रेवोल्यूशंस भी जो है वो इन्वेंशन ऑफ हैंड गन की तरह है। इन्होंने क्या किया, दे एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल कंपनीज टू compete विद इंडस्ट्रियल जाइंट्स ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इंटरनेट और पीसी ने आकर, पर्सनल कंप्यूटर ने आकर ये किया कि उसने जो है वो अशखास को इनफरादी हैसियत में इस काबिल बनाया, उनको वो इख्तियार दिया कि उनकी या इनकी स्मॉल कंपनीज का मामला ये कि वो compete कर सकें बड़े बड़े जो है वो इंडस्ट्री के जिनों से, और लेवल प्लेइंग फील्ड के, यानी कि बराबर बराबर का मामला हो। ऐसा नहीं हो कि
जो है वो आप मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन आप मुकाबला करने पर मजबूर हैं। तो शख्सी बाइख्तियारी जिसको हम कर लें पर्सनल एम्पावरमेंट, क्या ये रहमत है या जहमत है? सवाल ही पैदा होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखें, ये बात हम देख रहे हैं कि कारपोरेट मीडिया या हुकूमती मीडिया, हम जानते हैं कि किस तरह हुकूमत जो है वो अपने नैरेटिव को जो है वो कौम के सामने, कौम पर मुसल्लत कर देती थी, या कारपोरेट मीडिया जो है किस तरह अपने मफादात की बुनियाद पर जो है वो खबरें जो है फैलाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने के बाद जो है वो एक नया स्ट्रक्चर आ गया है न्यूज़ प्रोपेगेशन का, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि आम आदमी भी अपनी बात को किसी ना किसी हद तक फैला सकता है। इसी तरह जो है वो जब ये काम हुआ है तो इसकी वजह से प्रोफेशनल्स परेशान भी हैं। मसलन जो डॉक्टर है वो परेशान है कि मरीज आता है, वो गूगल से सारी तीन चीजें देख कर आता है, डॉक्टर से इतने सवाल करता है कि डॉक्टर परेशान हो जाता है। टीचर्स कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तालिब इल्म अगर अच्छा है तो वो अपने मोबाइल फोन से सारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसी वक्त देख लेता है, या फिर यूट्यूब से पहले देख कर आता है और टीचर से मुश्किल मुश्किल सवाल करता है। तो इस तरह जो है वो ये शख्सी बाख्तियारी बाज लोगों के लिए रहमत है तो बाज लोगों के लिए जहमत भी बनती जा रही है। उल्मा हो गए, सियासतदान हो गए, माहिरीन हो गए, अब मौलाना गूगल हैं, और जो है वो उनसे जो है वो पब्लिक सवालात करती रहती है। माहिरीन जो है वो उनको चैलेंज करने के लिए पब्लिक जो है वो देख लेती है किसी और का आर्टिकल, वो बोलते हैं वो तो ये कह रहा है, आप ये क्यों कह रहे हैं। हर एक के लिए जो है वो ये शख्सी बाख्तियारी जो है वो रहमत और जहमत दोनों शक्ल में जो है वो नजर आ रही है। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है कि अब एक टैक्सी ड्राइवर था, उसका जिंदगी रोजमर्रा का कारोबार जो है वो यही था कि वो टैक्सी चलाकर, लेकिन अब जो है वो शख्सी बाख्तियारी आई, पर्सनल एम्पावरमेंट आई, और ऊबर जैसे इदारों ने जो है वो इसके कस्टमर्स को चखना शुरू किया। डेट वाज माय कस्टमर। अब इसी तरह जो है वो मोनोपोलीज का क़याम अमल में आया। गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ये वो टेक जायंट हैं जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार हैं। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन ने तो आप कमाल किया है कि अमेजोन अब ये डोमिनो बना दिया है, जो ब्रिक एंड मोटर्स के बिजनेस था, जो कि बेचारे जो है जमीन पर दुकान खोलकर जो है वो कारोबार करते थे। अमेजोन ने आकर जो है वो एक ऐसी मोनोपोली बनाई है कि जिसकी बुनियाद पर ना जाने कितने कारोबार तबाह बर्बाद हो गए। और जो है वो अब हम कह रहे हैं कि ये शख्सी बाख्तियारी तो है, लेकिन ये चंद अशखास की बाख्तियारी है, जो कि जो है सीईओज हैं, जो कि जो है बड़े बड़े इदारों के जो है जिम्मेदार हैं, ये हैं जो कि जो है इस टेक्नोलॉजी के उजारादार हैं, और इस इजारादारी के नतीजे में ये जो छोटे छोटे बिजनेस को जो है वो तबाह बर्बाद और नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। तो शख्सी बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जो सूरत हाल आगे जो नजर आती है वो ये नजर आ रही है कि इंसान जो है वो बेचारा जो है वो पैकेजिंग और दीगर काम कर रहा होगा, और जो है वो उसको जो है वो रोबोट्स गाइड कर रहे होंगे, जो रोबोट जो है वो किसी जो है वो इदारे के सीईओ को जवाब देंगे बराह रास्त। वो गूगल भी हो सकता है, वो अमेजोन भी हो सकता है, या फिर जो है वो एक मरहला ऐसा है कि रोबोट जो है वो इंसानों को टेक ओवर कर लें। ये भी जो है साइंस फिक्शन के अंदर जो है वो सोचा जाता है। तो ये जो बाइख्तियारी है, ये असल में इन्वर्टेड कॉमास वाली बाइख्तियारी है। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि जो है वो हमें इल्यूजन है बाइख्तियारी का, हकीकत में हम अभी भी बेख्तियार हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ये बेख्तियारी शायद मज़ीद बढ़े। तो अब सवाल ये कि क्या, अब मैंने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का हवाला दिया है आपको, ऊबर का भी दे दिया, अमेज़ॉन का भी दे दिया। क्या क्रिप्टो करेंसी भी इख्तियार का झांसा देकर बेख्तियार बनाने की टेक्नोलॉजी है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का दावा भी है कि मैं आपको एम्पावर करूंगी और मैं आपको इख्तियारात दूंगी। तो क्या क्रिप्टो करेंसी भी यही करने चली है हमारे साथ कि वो हमें इख्तियारात का झांसा देगी और उसके बाद जो है वो हमें बेख्तियार बना लेगी? तो इनकलाबी बयानिया पहले हम देखते हैं, जो इनकलाबी नैरेटिव है, रेवोल्यूशनरी नैरेटिव के क्रिप्टो करेंसी क्या क्या कमालात दिखाएगी। इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा जाता है मुंह तौर पर, लेकिन इधर लिखा हुआ है इन क्रिप्टो वी ट्रस्ट, और ये क्रिप्टो रेवोल्यूशन झंडा है बिटकॉइन का। तो अब जो है वो इंतहाई साफ सुथरे अल्फाज में जो है वो एक साहब फरमाते हैं कि हमने जो है वो वी हैव इलेक्टेड टू पुट आवर मनी एंड फेथ इन अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दैट इज फ्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन एरर। तो गोया कि जो है वो हमने जो है वो ह्यूमन एरर से, ह्यूमन की खता से पाक, और जो है साइंटिफिक बुनियादों पर और मैथमेटिकल बुनियादों पर उस्तवार शुदा जो है वो सिस्टम को जो है वो इख्तियार किया है कि इससे हम जो है वो अपना माशी निज़ाम चलाएं।
तो तस्वीरें बनाने वाले तस्वीरें बनाते हैं, मसलन ये सूरत हाल है कि भाई आपकी जो फियाट करेंसी है, आपकी जो गवर्नमेंट इशू करेंसी है, इसकी सूरत हाल तो ये कि इन्फ्लेशन होती है, अफरात ज़र होता है। 1998 में जिस पैसे से इतना खरीद सकता था, 2005 में मैं इतना खरीद सकता हूँ और 2014 में मैं सिर्फ इतना खरीद सकता हूँ। दूसरी तरफ देखें आप, बिटकॉइन कैसी कमाल की चीज़ है। 2011 में मैं ना जाने कितने बिटकॉइन से जो है वो, एक बिटकॉइन से इतनी सी चीज़ें खरीद सकता था। 2013 में एक बिटकॉइन से मैं इतनी सारी चीज़ें खरीद सकता था, और 2021 के अंदर मैं, अब यहाँ तो 2014, 2021 कह लें आप, 2021 में जब वो $47,000 का है, तो ना जाने मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो तंज करने वाले इनकलाबी बयानी ये कहता है कि गिव अ मैन अ गन एंड ही कैन रॉब अ बैंक, गिव अ मैन अ गन एंड ही कैन रॉब अ बैंक, गिव अ मैन अ बैंक एंड ही कैन रॉब द वर्ल्ड। तो गोया कि बैंक जो है वो दुनिया में जो है वो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये असल में वाइट कॉलर जो है रॉबर्स हैं। इस तरह की बात जो है वो इनकलाबी बयानी में की जाती है, और ये कहा जाता है कि इन बैंकों से अगर निजात मुमकिन है तो क्रिप्टो करेंसी को इख्तियार करना पड़ेगा, और क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैंक दरमियान से हट जाएंगे, और हम इंसान आपस में तबादला जो है वो खुद से आपस में पीयर टू पीयर जो है वो कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले जो है बार्टर इकोनॉमी थी, फिर करेंसी आई, पेपर करेंसी आई, फिर क्रेडिट कार्ड और इस तरह की चीज़ें आई, और अब जो है वो एवोल्यूशन जो इंसानियत का है उसने जो है वो क्रिप्टो करेंसी का रूप जो है वो धार लिया है। और इस सूरत में वो ये कहते हैं कि देखें ना, हमने, हमारी इंसानियत की तारीख क्या है। पहले बार्टर मार्केट थी, हम जो है वो सब्जी के बदले फल ले लेते थे, और फलां चीज़ के बदले फलां चीज़ ले लेते थे, कोई नोट नहीं था। फिर जो है वो मनी आया, और फिर जब मनी आया तो फिर जो है वो दरमियान में हुकूमतें आ गई, उन्होंने रेगुलेशन लगा दी, और गवर्नमेंट ने मोनोपोली कर दी, पैसे को खुद छापने लग गई। तो गवर्नमेंट जो है वो पैसे को बतदरीज जो है उसकी वैल्यू को कम करती रही, और फिर लोगों का जो है कॉन्फिडेंस मनी के अंदर से खत्म हो गया और कोलैप्स हो गया। और जो है वो अब हमें दोबारा किसी सिस्टम पे आना है कि लोग आपस में खुद ही तबादला कर सकें, और वो जो है वो बार्टर मार्केट की बात इस तनाजुर में दोबारा आ रही है कि बार्टर मार्केट जैसा सिस्टम दोबारा लाया जाए। तो ये इनकलाबी बयानियाँ हैं। इस सूरत हाल में जो है वो रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत की अलामत है। दौर जदीद के जुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ कहने वाले ने कहा कि बिटकॉइन इज़ द करेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इफ सातोशी सातोशी नाकामोतो जो है वो फर्द है जिसने तस्वर पेश किया था बिटकॉइन का। इफ सातोशी हैड रिलीज्ड बिटकॉइन 10 ईयर्स अर्लियर, 9/11 वुड नेवर हैव हैपेंड। गोया कि ऐसा जुल्म इस्तेहसाल है कि 9/11 का जो है वो वाक़या पेश आया। अगर 10 साल पहले सातोशी साहब ये बात पेश कर देते, ये आइडिया, तो शायद 9/11 का वाक़या भी पेश ना आता। ये एक जो है वो हवाई बात जो है करने वाले ने की। इसी तरह जो है वो लोग समझते हैं कि गोल्ड जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ज़बरदस्ती नोट छपते रहते हैं। इफ़ यू लाइक गोल्ड देयर आर मेनी रीज़न यू शुड लाइक बिटकॉइन। गोया कि गोल्ड से मुतशाबे बना रहे हैं वो बिटकॉइन को। और सिर्फ बिटकॉइन नहीं, मसलन एक और जो है वो कहने वाली ने कहा, इट्स क्लियर टू मी नाउ दैट एथेरियम इज द न्यू। मैंने आपके सामने अर्ज किया, अल्टरनेट कॉइन्स के अंदर एथेरियम भी एक सेकंड नंबर की करेंसी है। इट्स क्लियर टू मी नाउ दैट एथेरियम इज द न्यू करेंसी ऑफ द इंटरनेट। इट इज वे अहेड ऑफ वेयर पेपॉल वाज इन इट्स डे, एंड इट इज मच मोर एक्साइटिंग टू इट्स कस्टमर देन पेपॉल एवर वाज। तो बिटकॉइन हो गया, पेपॉल हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, इनके मुतालिक जो है बड़ी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत टेस्टिमोनियल्स आपको जो है वो इंटरनेट में मिलेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी का इनकलाबी बयान ये कहता है कि बिटकॉइन के बढ़ते हुए कदम इस बात का इजहार करते हैं कि हमारा इनकलाब सही सिमत में जा रहा है। ट्विटर सीईओ एंड स्क्वायर फाउंडर जैक डॉर्सी सेड द वर्ल्ड विल अल्टीमेटली हैव अ सिंगल करेंसी। आई पर्सनली बिलीव दैट इट विल बी बिटकॉइन। तो अब जो है वो इस तरह इतने अहम जो है वो पोजीशंस पे बैठे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वन करेंसी, और वो वन करेंसी कौन सी है, वो बिटकॉइन होगी। और जो है वो सूरत हाल जो नज़र आ रही है जिसको हम कह रहे हैं डिफ्लेशन, बिटकॉइन की बढ़ती हुई वैल्यू, तो हम देखते हैं कि सन 2021 के अंदर जो है वो किस तरह बात आगे बढ़ी है, और जो है वो $47,858 पर जो है वो आया है। 2011 से कहानी शुरू हुई है, टाइपिंग बीबीसी की वेबसाइट पे गलत है, 2011 से शुरू है, और $47,858 पे इस वक्त जो है वो इसकी उड़ान मौजूद है। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन के कदम बढ़ रहे हैं। तो ये एक इन्फोग्राफिक्स है, इसमें देखें, समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग
अब जो है वो देखें अली बाबा के मुतालिक फरमाया गया कि द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल रिटेलर हैज नो इन्वेंट्री। देखिए अली बाबा को देखें, अली बाबा चाइना का एक जो जैक मा का इदारा है, तो वो इतना बड़ा रिटेलर है लेकिन उसकी एक भी जो है वो इन्वेंट्री नहीं है, वो सबको कनेक्ट कर रहा है रिटेलर्स को। फेसबुक के मुतालिक फरमाया द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर मीडिया ओनर क्रिएट्स नो कंटेंट। फेसबुक सबसे ज्यादा बड़ा मीडिया ओनर है लेकिन वो कोई कंटेंट खुद नहीं बनाता। उबर के मुतालिक फरमाया कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी ओज नो व्हीकल, सबसे बड़ी दुनिया की जो टैक्सी कंपनी है उसका अपना कोई व्हीकल नहीं है। और बिटकॉइन के मुतालिक फरमाया द वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक विद नो एक्चुअल कैश। तो इसका मतलब ये है कि बैंक है लेकिन ये बैंक ऐसा है कि इसके पास कोई कैश नहीं है। और जो है वो इस तरह की समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो जो है वो इस तरह जो है वो दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। मैंने बताया कि उबर से टैक्सी वाला परेशान है, फेसबुक से जो नॉर्मल कॉर्पोरेट मीडिया परेशान है, अली बाबा, अमेजोन, ये सब से जो है वो रिटेलर परेशान है। तो क्रिप्टो करेंसी का इनकलाबी बयानिया फिर हम जारी रखते हैं। इनके दावे क्या हैं कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम दुनिया को बैंकों से निजात दिलाना चाहते हैं, हम दुनिया को सच्ची आज़ादी दिलाना चाहते हैं, हम हुकूमतों के जबर से इनको इंसानों को आज़ाद कराना चाहते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कुव्वत हैं। तो ये वो बयानियाँ हैं जो कि जो है वो अपने बिजनेस को जस्टिफाई करने के लिए मासूम लोग या फिर इन्वर्टेड कॉमास में मासूम लोग जो है वो देते हैं। ये जो है वो शमीर साहब हैं, ये इजराइल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्रिप्टोग्राफर है, RSA एल्गोरिथम जो मारूफ एल्गोरिथम है इसके को इन्वेंटर हैं ये। तो इन्होंने कहा कि द क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी हैज़ नॉट डिसाइडेड वेदर दे वांट टू बी अनार्किस्ट रेबल्स और टू रिप्लेस द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि ये कम्युनिटी मौजूद है और ये कम्युनिटी को अभी फैसला नहीं किया है कि क्या ये खुद एक हुकूमत के तौर पर सामने आएगी कि इस्टेब्लिशमेंट को हटा दे, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को, और खुद इस्टेब्लिशमेंट बन जाए, या अनार्किस्ट बन जाए। अनार्किस्ट का मतलब है कि दुनिया में कोई भी हुक्मरान ना हो, ये कहर फरमा रहे हैं। तो ये फिलोसफिकल बुनियादें हैं जिसको जो है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से देखा जाना चाहिए, जो कि बातें चलती हैं। ये जो है वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर हैं क्रिस डिक्सन, वो फरमाते हैं कि देयर आर 3 एराज ऑफ करेंसीज, कमोडिटी बेस्ड, बार्टर इकोनॉमी, पॉलिटिकली बेस्ड, गवर्नमेंट बेस्ड फियाट करेंसी, एंड नाउ मैथ बेस्ड। अब जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम अजीम लोग हैं, हम मैथमेटिक्स की बुनियाद पर जो करेंसी है वो उसको लेकर चल रहे हैं। तो अब जो है वो टेक्नोलॉजी और मुतालिका इनकलाबी बयानिया जो है, इसके वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। वो ये कि जो प्रोसार इसका मेमार है, टेक्नोलॉजी और मुतालिका इनकलाबी बयानी के प्रोसार मेमार जो हैं, उन्होंने क्या वादे किए थे जब ये टेक्नोलॉजी वो बना रहे थे। मेरी मुराद है सातोशी नाकामोतो ने, जो कि पुरस्कार शख्सियत है, दुनिया नहीं जानती कि शख्स कौन है। इन्होंने जो है वो बिटकॉइन की बुनियाद रखी। उन्होंने जो बात की थी, इन्होंने वादा किया था, वो आपके सामने पहले रख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इन वादों की बुनियाद पर हकीकत को देखने की कोशिश करेंगे। विद ई करेंसी बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ विदाउट द नीड टू ट्रस्ट अ थर्ड पार्टी मिडलमैन, मनी कैन बी सिक्योर एंड ट्रांजैक्शंस एफर्टलेस। तो इनका ये कहना है कि जब हम थर्ड पार्टी को दरमियान से निकाल देंगे तो उसके बाद जो है वो मिडलमैन निकल जाएगा, तो मनी जो है सिक्योर होगा और ट्रांजैक्शन जो है वो एफर्टलेस होंगी, दरमियान में थर्ड पार्टी आकर जो है सारे मसले कर रही है। तो सातोशी नाकामोतो का ये बयानिया है। तो ये सूरत हाल है कि जो है वो आराम से बंदा जो है वो पीयर टू पीयर आपस में रब्ता करेगा और जो है वो पैसा जो है बआसानी मुंतकिल हो जाएगा, दरमियान में कोई पार्टी नहीं होगी। इस तरह चीज़ें सस्ती होंगी, एफर्टलेस होंगी, लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन हासिल होगी। नो मिडल मैन। अमली दुनिया में क्या हुआ? अमली दुनिया में जब क्रिप्टो करेंसी आई तो दुनिया ने देखा कि किस तरह बिटकॉइन की इनकलाबियत की जो है वो तहलील हो गई। a peer-to-peer vision of electronic cash, online payments to be sent directly from one party to another without going through the financial institution। दरमियान में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये विजन है। इस विजन को देखते हुए हम देखेंगे कि क्या हुआ अमलन। तो बिटकॉइन की बुनियाद जो है वो 2000 जो है वो 9 के अंदर सातोशी नाकामोतो ने जो रखी, तो उन्होंने पहला ब्लॉक बनाया जिसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। उस जमाने में जो है वो एक मुआशी बहरान था वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो उस तनाजुर में जो है वो ये बात रखी गई कि जो है ना वो
बिटकॉइन इस माशी बहरान को जो है वो सॉल्व करने में मदद देगी। जेनेसिस ब्लॉक जनवरी 3, 2009 उस वक्त जो है वो बिटकॉइन नेटवर्क वजूद में आया और उसमें जो है वो एक ब्लॉक जो जेनेसिस ब्लॉक बनाया सातोशी नाकामोटो ने, इसको ब्लॉक नंबर 0 कहते हैं, जिसके बदले जो है वो रिवार्ड ऑफ 50 बिटकॉइंस जो है वो सातोशी नाकामोटो को मिले। आइडियली ये सूरत हाल है। अभी मैं इसके मुताबिक वजाहत करूंगा ये ब्लॉक क्या भला है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आपको अगर ये छोटा सा नजर आ रहा है लेकिन जेनेसिस ब्लॉक है और आपको नजर आ रहा है कि इसमें बहुत खतरनाक किस्म के नंबर नजर आ रहे हैं, गेट हैश और बहुत सारी चीजें। ये इस तरह की वैल्यू अगर आप इंटरनेट पे जाएं और लिखें ब्लॉकचेन जेनेसिस ब्लॉक यानी कि जो सबसे आगाज का ब्लॉक है, तो इस तरह की आपके सामने तस्वीर नजर आ जाएगी जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो मौजूद हैं। और ये क्रिप्टोग्राफी की चीजें हैं जिसको मैं अभी डिस्कशन में नहीं ला रहा, लेकिन हम क्योंकि तारीख देख रहे हैं कि किस तरह बिटकॉइन जो है वो मैदान में आगे बढ़ती है, तो आगाज जो है वो 3 जनवरी 2009 को हुआ है। प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग की है और प्रोग्रामिंग के नतीजे में बिटकॉइन का पहला ब्लॉक जो है वजूद में आ गया है और पहले 50 बिटकॉइंस भी वजूद में आ गए हैं उसके नतीजे में। तो बिटकॉइन ने ये, अब सवाल ये 50 अगर इस तरह के मैं ब्लॉक्स बनाता रहूंगा तो मुझे बहुत सारे बिटकॉइन मिलते रहेंगे और ये तो दादादी खत्म नहीं होगी, इसका क्या इलाज है मेरे पास? तो यानी कि जो अफरात ज़र डिफ्लेशन से मैं कैसे बचाऊंगा? अमली दुनिया में मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत नोट छापती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो अब अगर हुकूमत नोट छाप कर इन्फ्लेशन कर सकती है तो ब्लॉक्स बनाकर जो है मैं भी बहुत सारे जो है वो बिटकॉइन बना लूंगा और बहुत सारे बिटकॉइन से मैं भी जो है वो इन्फ्लेशन पैदा करने का मोजिब बन जाऊंगा। तो जो है वो पहले हम समझते हैं कि हाउ द बिटकॉइन वर्क्स। तो अभी जो सूरत हाल है मैं आपके सामने इस इन्फोग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा, टेक्निकल डिटेल। लेकिन ये टेक्निकल डिटेल अगर आपको समझ में ना भी आए तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो अब ये इस कैफियत के अंदर है कि आपके पास बिटकॉइन है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि वो बिटकॉइन जो है वो आप किसी को बेच दें, ठीक है। तो अ user generates request to transfer a bitcoin value from their account to another using a mobile device computer। तो गोया कि अब बिटकॉइन जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चले जाएगा और ये क्योंकि डिजिटल एसेट है तो कोई खास कोड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब जो है वो जब ये बंदा ये फैसला करता है कि मुझे ये बेचना है अपना जो ये बिटकॉइन है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी बिटकॉइन नेटवर्क पे। और नेटवर्क पे जो है लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे जिनको माइनर्स कहते हैं। वो माइनर्स कहेंगे ओहो इस आदमी को बेचना है, यानी कि और इसके अलावा ये 10 लोग भी इनको बेचना है, तो मैं इन तमाम ट्रांजेक्शन्स का बंडल बनाता हूँ और बंडल बनाकर नया ब्लॉक बनाता हूँ और वो ब्लॉक का मैं कुछ चीजें जो है वो अप्लाई करूंगा और वो अप्लाई करने के नतीजे में मैं एक ऐसा कोड बनाऊंगा जिसके नतीजे के अंदर जो है वो ये ब्लॉक बहुत ज्यादा महफूज हो जाएगा। ये चौथा नुक्ता है। जब उसने ये ब्लॉक जो है और उसका हैश बना लिया, जो कोड जिसकी वजह से ये ब्लॉक बहुत ज्यादा महफूज हो गया, अनअल्टरेबल हो गया, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, तो जो है वो उसने कहा अब सारे नेटवर्क में फैला दिया और नेटवर्क में कंसेंसस से बता दिया कि ये मंजूर कर लिया कि इसका ब्लॉक सही है और इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो उसके बाद जो होता है कि उस माइनर को जिसने ये ब्लॉक बनाया है और ब्लॉक का कोड दरियाफ्त किया है उसको जो है वो बिटकॉइंस तोहफे में मिलते हैं, इनाम के तौर में मिलते हैं। इसके अलावा ट्रांजेक्शन फीस भी मिलती है इस माइनर को इस कारकर्दगी की बुनियाद पर। इस तरह नए कॉइन पैदा होते हैं, नया ब्लॉक बनाने के नतीजे में नए कॉइन्स पैदा होते हैं। अब आजकल हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है जिसके अंदर कई ट्रांजेक्शन होती हैं। हर 10 मिनट के बाद जो ब्लॉक बनता है इसके नतीजे में जो माइनर होता है जिसने कामयाबी से वो ब्लॉक बनाया होता है, उसका कोड दरियाफ्त किया होता है, उसको कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। आप तस्वीर करें एक बिटकॉइन अगर $50,000 का है और इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो 6.25 है, तो इसका मतलब है $3 लाख उसके बन गए, तकरीबन $3 लाख बन गए अगर उसने एक ब्लॉक का कोड दरियाफ्त कर लिया। इसका मतलब है ये एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ ट्रांजैक्शन की प्राइस अपनी है। तो अब दुनिया भर में जो है माइनर्स जो है लगे रहते हैं, जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि जो है ना वो किसी तरह जो है वो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यानी कि इतनी सारे ट्रांजेक्शन का बंडल बनाकर 1 MB साइज का मैं ब्लॉक बना लूं ताकि फिर अगले ब्लॉक पर काम शुरू किया जा सके। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है लेकिन इसकी बुनियाद पर आपको पता चल रहा है कि सिक्का कैसे शाया हो रहा है, सिक्का कैसे बन रहा है और इसकी बुनियाद पर ब्लॉक बनते हैं, इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। और हर ब्लॉक के अंदर
पिछले ब्लॉक का हैश, पिछले ब्लॉक का कोड होता है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि पिछली ट्रांजेक्शंस महफूज हो गई। और एक लिस्ट के अंदर जो है वो देखिए, अब ये बी 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 लिखा हुआ है, ये 3 बी बने हुए। अब ये पहला ब्लॉक है, इसका हैश कोड इधर सेव होगा और सारी पुरानी जो नई ट्रांजेक्शन है यहाँ पर सेव हो जाएंगी। फिर अगले ब्लॉक के अंदर पिछले ब्लॉक का जो है हैश कोड सेव होगा और जो है वो पिछली सारी ट्रांजेक्शन सेव होंगी। इस तरह ब्लॉक्स दर ब्लॉक्स बनते हैं। हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बन जाता है और हर ब्लॉक की कीमत आजकल जो है 6.25 BTC है, बिटकॉइन है। अब इसका मतलब तो ये है कि बहुत सारे बन जाएंगे। सातोशी नाकामोटो ने जो बात की, उसने कहा कि जो है वो 2009 तक जो है जो बिटकॉइन पैदा होंगे उस पे इनाम जो है 50 बिटकॉइन होगा। 2012 4 साल बाद जो है वो इनाम जो है 25 बिटकॉइन हो जाएगा। 2016 के अंदर जाकर इनाम फिर आधा हो जाएगा, 12.5 बिटकॉइन हो जाएगा। 2020 में मजीद आधा हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। 2024 के अंदर 3.125 हो जाएगा। यानी कि अब आप खुद सोच रहे हैं कि कम 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 होता रहेगा, यहां तक कि 2140 के अंदर हर 4 साल गुजरते रहे और 2140 के अंदर सूरत हाल ये बन जाएगी कि बिटकॉइन मजीद तख्लीक नहीं पाएंगे और अब माइनर्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन फी पर गुजारा करना पड़ेगा। बिटकॉइन से पहली खरीदारी कमाल कब हुआ था? ये 22 मई 2010 को। 22 मई 2010 को जो है वो ये हुआ कि 10,000 बिटकॉइन के एवज एक पिज्जा जो है वो खरीदने वाले ने खरीदा, लाजलो साहब ने ये। और ये तारीखी दिन था बिटकॉइन का कि कोई बिटकॉइन पे अमलन एक ट्रांजैक्शन हुई 10,000 बिटकॉइन। यानी कि अगर आज ये 10,000 बिटकॉइन उसके पास होते तो वो अरबपति होता। उसने सिर्फ 10,000 बिटकॉइन के एवज एक पिज्जा खरीदा। ये खरीदारी है। और इसके बाद मैं आपको 2021 में ले आता हूं। आज की सूरत हाल क्या है कि बिटकॉइन क्या एक करेंसी है या सट्टेबाजों के लिए एक सट्टे की चीज है? ये देख लेते हैं हम ना। बिटकॉइन हैज नेवर रियली फंक्शन एज अ करेंसी। बिटकॉइन कभी करेंसी रही नहीं है। ये एक पिज्जा अगर खरीद लिया तो इसके नतीजे में आप ये कह लें कि ये करेंसी है? नहीं। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस हैव बीन फॉर एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। जब से ये बिटकॉइन का कारोबार शुरू हुआ है, बिटकॉइन का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि हकीकत में उस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसके लिए करेंसी इस्तेमाल होती है, कि मैं कोई गुड्स खरीदूं उसके जरिए या मैं कुछ सर्विसेज खरीदूं उसके जरिए। अगर कुछ खरीदा भी गया है तो वो ड्रग्स खरीदे गए, गैमलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। बहुत कम है जो कि हकीकी मायने में लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए जो करेंसी फंक्शन अंजाम देती है उसके लिए बिटकॉइन को इस्तेमाल किया गया है। मोस्ट बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हैव बीन ट्रेड्स, पीपल सिंपली बाइंग एंड सेलिंग इट। जो ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर अमूमन कौन सी होती है? इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके अंदर फलां बिटकॉइन मैंने बेच दिया, उससे मुझे डॉलर मिल गए, या फलां बिटकॉइन मैंने बेच दिया इसके बदले इथेरियम खरीद लिया, इथेरियम के बदले मैंने बिटकॉइन खरीद लिया। ये चीजें चल रही हैं। यानी कि बिटकॉइन के जरिए मैं घर नहीं खरीद रहा, बिटकॉइन के जरिए मैं नॉर्मल चीजें नहीं खरीद रहा, बिटकॉइन और दीगर करेंसियों का ही तबादला हो रहा है, चाहे वो फिएट करेंसी हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी हो। और इसकी हैसियत क्या है? क्या ये दावा है सिर्फ? नहीं। चेन एनालिसिस, एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी है चेन एनालिसिस, उसने कहा है कि 2019 के पहले 4 महीनों के अंदर जितनी भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हुई है उसमें सिर्फ 1.3% ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मर्चेंट्स इन्वॉल्व हुए। वरना खेल यही हो रहा है। खेल तमाशा क्या हो रहा है? ये करेंसी ले ली, अब जरा कीमत बढ़ी तो बेच दी, और जो है वो फलां साहब ने खरीद ली। बस ये खरीदारी और बिकाई जो है वो बिक्री चल रही है। कोई एक्चुअल एक्टिविटी जो करेंसी की होती है वो तो हो ही नहीं रही है। एंड दैट ट्रेंड हैज ओनली एक्सेलरेटेड एज द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन हैज सोर्ड। जैसे जैसे बढ़ रही है यही काम हो रहा है, मर्चेंट एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही है। तो अब आप मुझे बताइए, करेंसी का वादा था लेकिन करेंसी के बजाय क्या हुआ? करेंसी की बजाय हुआ ये कि तो एक कमोडिटी बन गई जिसकी बुनियाद पर जो है वो सट्टेबाज जो है अपना सट्टा खेल रहे हैं कि अब ये कीमत बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल ऐसी है, डॉलर का नोट है, डॉलर के नोट की बुनियाद पर मैं अपना सारा बिजनेस चला रहा हूँ। ये मगर इसके अंदर तो वोलेटिलिटी इतनी है कि नॉर्मल जो करेंसी का जो बिजनेस करते हैं वो बिल्कुल हेज है उसके नजदीक ना। तो बिटकॉइन की तैयारी और सिस्टम को चलाने का निजाम, अभी मैंने आपके सामने बताया कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन जब जमा हो जाती हैं जिनका मजमुआ 1 MB 1 मेगाबाइट हो, तो उस वक्त जो है वो एक ब्लॉक बनाना होता है। और ब्लॉक बनाने के लिए जो है वो माइनर्स जो होते हैं वो एक कोड दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं।
उस कोड को दरियाफ्त करना नॉर्मल पहले ज़माने में एक नॉर्मल डेस्कटॉप पे, नॉर्मल लैपटॉप पे मुमकिन था, लेकिन अब इसके लिए बड़े-बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिस्टम्स, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, जो कि आपस में एक-दूसरे से मुंसलिक होते हैं। अब ये जो सिलसिला है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो अब पूरी दुनिया के अंदर बड़े-बड़े जो है ना वो सिस्टम, नेटवर्क वजूद में आ गए, जो कि जिनका काम ही ये है कि वो इंतज़ार करते रहते हैं कि ट्रांज़ैक्शन हो और हम ब्लॉक बनाने का काम शुरू करें। अब एक नॉर्मल आदमी के अंदर इस्तिताअत नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा हाई पावर मशीन रखे, जिसकी बुनियाद पर वो जल्दी से जो है वो ब्लॉक का कोड बना दे, जो कि जो है वो अगले ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल हो सके। सूरत हाल ये कि अगर मैं अपनी मशीन से मैदान में आऊँ, तो हो सकता है कि मुझे कोड दरियाफ्त करने में 1 साल लग जाए। 1 साल लग जाए, मेरी मशीन चलती रहे 1 साल तक और फिर भी मैं दरियाफ्त ना कर पाऊँ। लेकिन ये मशीनें जो हैं वो उनको 10 मिनट के अंदर या इससे भी पहले दरियाफ्त करना होता है। तो इस ये तनाज़ुर है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो सूरत हाल ये कि दुनिया भर के खित्तों के अंदर जो है वो मशीनें लगी हुई हैं, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि वो ब्लॉक का कोड दरियाफ्त करें। और ब्लॉक का कोड यानी कि आप ये ना समझें कि बड़ा ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। 15 लाइन के कोड के अंदर 15 लाइन का अगर पाइथन का कोड मैं लिखूँ, तो मैं भी जो है वो ये काम करना शुरू कर सकता हूँ कि मैं भी कोड बना लूँ। लेकिन मसला वही है कि मशीन कंप्यूटेशनल पावर जो है इसके लिए गैर मामूली चाहिए, क्योंकि मुकाबले में जो है बहुत ताकतवर मशीनें जिनका जो बहुत तेज़ी से अपना कंप्यूटेशंस अंजाम देती हैं। तो अब जब दुनिया भर में ब्लॉकचेन के कोड के लिए मशीनें लगाई गई, तो बिटकॉइन की तैयारी के अंदर माहौल बर्बाद होना शुरू हुआ। माहौल बर्बाद होना शुरू हुआ और जो है वो सूरत हाल अभी बीबीसी के अंदर जो आपने खबर देखी होगी, उर्दू के अंदर भी आ गई है अब तो, कि बिटकॉइन में बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल क्या क्रिप्टो करेंसी को डुबो सकता है। ये खबर आई है 2 मार्च 2021 को, 2 मार्च 2021 को। और अमेरिका की जो नई रिजीम आई है, नई गवर्नमेंट आई है, तो उनकी जो वजारत खजाना है, उनका कहना है कि उनकी सेक्रेटरी और समेत कई दूसरी बड़ी शख्सियात ने रवां हफ्ते इस डिजिटल करेंसी पर शदीद तनकीद की है। सदर जो बाइडन की सबसे बड़ी माशी मुशीर का कहना था कि बिटकॉइन खरीद फरोख्त और अदायगी करने का इंतहाई गैर मौसर तरीका है, क्योंकि इन अदायगियों पर जितनी तवानाई खर्च होती है, इसकी मकदार हैरान कुन हद तक ज़्यादा है। बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है बिटकॉइन के लिए? वो इस्तेमाल हो रही है कि अगर आप देखें नीदरलैंड, नीदरलैंड जो है वो कितनी जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है 111.7 टेरावाट आवर्स, 111 टेरावाट आवर्स। नीदरलैंड जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क बिटकॉइन कितना इस्तेमाल कर रहा है? 111.7 जो है वो टेरावाट आवर्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आइसलैंड के अंदर बैठे हुए शदीद सर्दी के अंदर, ताकि कंप्यूटर ठंडे रहें, और जो है वो लोग लगे हुए हैं कि जो है वो कोड दरियाफ्त हो जाए। और कोड क्यों दरियाफ्त हो? क्योंकि डिसेंट्रलाइज निज़ाम को बरकरार रखना है। तो जिस तरह बिटकॉइन अगर ये यूं चलता रहा, तो ना जाने कितनी जो है वो माहौल को ये तबाह व बर्बाद करेगा। लेकिन क्योंकि बिजली इतनी ज़्यादा खाने के बावजूद भी बिजनेस जो है वो अच्छा है, बिटकॉइन के रेट ज़्यादा हैं, तो 6.25 बिटकॉइंस की खातिर जो है वो दुनिया भर में जो है वो कंप्यूटर्स हैं, जो कि ये चाहते हैं कि सबसे पहले मैं कोड दरियाफ्त कर लूं, और सबसे पहले मैं अगर कोड दरियाफ्त कर लिया मैंने और प्रूफ और वर्क पेश कर दिया, तो मैं जो है वो $3 लाख का मुस्तहिक हो जाऊंगा। फिर अगले 10 मिनट के लिए फिर मैं जंग शुरू कर दूंगा। तो ये मामलात हैं। इसके बाद जो है वो बिट सातोशी नाकामोटो ने वादा किया था कि ये एफर्टलेस ट्रांजैक्शंस होंगी, बिटकॉइन के जरिए एफर्टलेस ट्रांजैक्शंस होंगी। लेकिन ये वादा भी जो है वो वादा ही क्या, जो इफा हुआ। तो सूरत हाल जो है वो ये है कि ये इंफोग्राफिक्स आपको बता रही है कि रेट क्या क्या दिए जा सकते हैं ना, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। ट्रांजेक्शन पर सेकेंड के अंदर वीजा की कैपेसिटी तो कम से कम ये है कि वो 24,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड कर सकती है। बिटकॉइन जो है इतना खतरनाक तरीका है कोड दरियाफ्त करने का कि 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड अंजाम दे सकती है। 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। वीजा की कैपेसिटी क्या है? 24,000। और वीजा जो है वो जो समझे टॉपर नहीं है। टॉपर चाइनीज अलीबाबा के और जो है ना वीचैट वगैरह के इदारे हैं। तो ये सूरत हाल है बिटकॉइन की। वीजा प्रोसेसेस अप्रोक्सीमेटली अभी वो उसकी कैपेसिटी तो 24,000 है, लेकिन 6,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर रहा होता है, मगर बिटकॉइन कैन डू 7। So Bitcoin transactions often take a long time to complete, which does not work so well if you are trying to use Bitcoin at a local convenience store or even buying something online. अगर आप एक लोकल कन्वीनियंस स्टोर पे गए हैं और आपने जो है वो एक चीज खरीदनी है,
तो अब आपने अगर बिटकॉइन के जरिए पेमेंट की है तो आप 1 घंटा इंतजार करें। अगर 1 घंटा इंतजार करेंगे या फिर हो सकता है 2 घंटे लग जाएँ, बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा लग जाता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन पाया तकमील तक पहुँचे। तो ये एफर्टलेस ट्रांज़ैक्शन ये कहाँ गई? जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मुश्किल है, जो जद्दोजहद है कोड की दरियाफ्त की वो ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर तवानाई भी खराब हो रही है, ज़ाया हो रही है। जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बहुत देर से जो है वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो कमिट हो रही है। और फिर जो है मिडल मैन से मैं दावा कर रहा था कि मिडल मैन जो दरमियान में आया था, उससे मैं बचत मुझे मिल जाएगी। ये बैंक से जो दरमियान में पैसे लेते हैं, इससे मुझे निजात मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जो है वो, अगर मैं फ़र्ज़ करें $2 का पिज़्ज़ा खरीदता हूँ, $2 का पिज़्ज़ा खरीदता हूँ, तो इस वक़्त जो रेट है वो है $20.24 पर ट्रांज़ैक्शन। मार्च 4 यानी कि आज के दिन जो मैंने ये देखा है, $20.24 यूएस डॉलर हैं। यानी कि मुझे $2 का पिज़्ज़ा जो है वो $22 में पड़ेगा, $22 के अंदर पड़ेगा। यानी कि ये ट्रांज़ैक्शन का बिल्कुल दूसरा ही हिसाब किताब है। और ऐसा नहीं है कि $100 या कुछ ज़्यादा बड़ी रकम की जो है, नहीं, उसके अंदर भी जो है वो हिसाब किताब है कि बड़ी ट्रांज़ैक्शन की ट्रांज़ैक्शन फ़ीस के अंदर भी कुछ वेरिएंस है। तो इसका मतलब है मिडल मैन से निजात हासिल की, लेकिन रेट बिल्कुल ही ऐसे हैं कि बिटकॉइन से मैं क्या जो है वो खरीदारी करूँ। बिटकॉइन के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जल्द से जल्द अदायगी कर दूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द अदायगी कर दूँ, तो इसके अंदर जो है वो फिनोमेना क्या है, मैं कितनी फ़ीस अदा कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो है वो एक है, यू कैन चूज़ बिटवीन प्रायोरिटी फ़ी एंड अ रेगुलर फ़ी। प्रायोरिटी फ़ी अगर आप देंगे तो इस बात का इम्कान है कि 1 घंटे के अंदर आपकी ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी, 1 घंटे विदिन 1 आवर। और अगर रेगुलर फ़ी के चक्कर में आप पड़ेंगे तो रेगुलर फ़ी इज़ लोअर एंड इज़ फॉर यूज़र्स हू कैन अफोर्ड टू बी अ बिट मोर पेशेंट, बिट मोर पेशेंट। A confirmation for a transaction that includes a regular fee will typically take a bit more than a hour। तो 1 घंटे से ज़्यादा कम से कम है ये। अब ये 5 घंटे भी हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप यानी कि जल्द अदायगी अगर करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे ये $20 से भी ऊपर देने पड़ेंगे। इसके ज़रिए मैं क्यू में लग सकता हूँ। तो अब सवाल ये कि इस तमाम के बाद तो बिटकॉइन का एक धोखा ही हो गया ना, ये फ़रेब है कि जो है वो आप इसको करेंसी के तौर पर सोच रहे हैं कि ये बिटकॉइन मुस्तकबिल की दुनिया की करेंसी है। ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो है वो हकीकत नहीं है। ये इसके अंदर कोई इनकलाबियत नहीं है, इसके इनकलाबी दावे सारे झूठ हैं। तो इसकी वजह से फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि क्रिप्टो कोलैप्स कमिंग, और जो है वो बहुत जल्द जो है बिटकॉइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर वही होगा कि अभी बबल बढ़ रहा है अभी, लेकिन अचानक ये फटेगा और ना जाने कितने लोगों को जो है वो गरीब बनाकर फटेगा। तो इस वक्त जो है वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कैस्परस्की स्काई जो है वो एक मशहूर जो है वो एंटीवायरस की सॉफ्टवेयर है। तो उसकी जो है को फाउंडर है नतालिया कैस्परस्काई। उन्होंने जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी थी, और वो प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स के अंदर जो है उन्होंने इस बात को बताया था कि बिटकॉइन असल में जो है वो $2 है। $2 है। उन्होंने क्या बोला था? The shocking claim from a cybersecurity expert was made public after slides from her presentation in Russia were photographed and shared on social media. One of the Natalia Kaspersky slides said, Bitcoin is a project of American intelligence agencies which was designed to provide quick funding for US, Britain, and Canadian intelligence activities in different countries. The technology is privatized just like the internet, GPS, and Tor. In fact, it is $2. Its rate is controlled by owners of the exchange. The slides were photographed during MS Kaspersky talk. ये कहाँ हुई थी टॉक? ITMP यूनिवर्सिटी इन सेंट पीटर्सबर्ग। तो उन्होंने एक और बात भी कही कि ये सातोशी नाकामोतो, ये साहब कौन है? Who is credited with creating the currency was in fact the code name for a collective of US cryptographer। ये कोई साहब नहीं थे, ये असल में यूएस के कुछ क्रिप्टोग्राफर थे, इनका कोड नेम सातोशी नाकामोतो है। सातोशी नाकामोतो। ये एक्सप्रेस के अंदर भी शायद हुई, स्पुतनिक में भी आप इस खबर को देख सकते हैं कि बिटकॉइन को $2 के तौर पर रिप्रेजेंट किया। ये तारीख थी जनवरी 20 2016 को, ये खबर 2018 को शायद हुई थी। इसी तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वालों ने फेड कॉइन के नाम से भी जो है बिटकॉइन को मौसूम किया है कि ये फेडरल रिजर्व कॉइन है। इसके अंदर जो है वो इस थ्योरी के तहत क्या है, अब अंटिल नाउ द गवर्नमेंट हैज बीन रिलक्टेंट टू शट देम डाउन। अभी तक तो गवर्नमेंट क्यों नहीं आखिर है कि बिटकॉइन इतनी खतरनाक
चीज है, माहौल के लिए भी, लोगों के माल को के गजब के हवाले से भी, मगर गवर्नमेंट इसको शर्ट नहीं कर रही। वजह क्या है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वायलेट ऑल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर regulation. I believe governments are currently in the process of vetting the cryptocurrency space and using Bitcoin as its primary test case. तो असल में तो अभी गवर्नमेंट ये देख रही है कि हम किस तरह क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आ सकते हैं, और अभी ये जो बिटकॉइन का मंसूबा है, इसके जरिए उन्हें पता चल रहा है कि इस मामले के अंदर क्या क्या पेचीदगियां हैं. Their goal is to allow the public to gain trust and familiarity with the electronic currencies before crushing private currencies altogether. पहले प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के जरिए लोगों को इस चीज का आदी बनाया जाए कि वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करें, और फिर जब वक्त आए तो फिर इसको जो है वो क्रश करके फिर अपना एक बिटकॉइन लेकर आ जाएं, जिसको उन्होंने तंजीयन कहा है फैट कॉइन. दिस फैट कॉइन वुड यूटिलाइज अ ब्लॉकचेन दैट इज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. और वो ब्लॉकचेन जो होगा वो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा. एंड वुड रिप्लेस ऑल फिजिकल करेंसी, और उसके नतीजे में सारी फिजिकल करेंसी जो है रिप्लेस हो जाएगी. इस तरह की बातें भी मौजूद हैं. तो हमने ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी इख्तियार देगी, लेकिन नजर तो ये आ रहा है कि मुस्तकबिल में ये हमें इख्तियारात जो दिए जा रहे हैं, ये असल में हमें मुस्तकबिल की बेइख्तियारी के लिए दिए जा रहे हैं. तो ये कार्टून बिल्कुल सही बात है कि कॉर्पोरेट मीडिया जो है वो अंकल साम से, यूएस अंकल साम से पूछ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक दिस रैप्ड कंट्रोल ऑफ बिटकॉइन. किस मरहले, अभी आपने एंटी टेररिज्म के मसले को हल कर लिया है, रैप कर लिया है, प्रोडक्ट किट्स के मसले को आपने बड़ा शोर मचा लिया है, अब बिटकॉइन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कब करेंगे आखिर ये? तो असल में चीजें तैयार हैं, फैसला हुकूमत को करना है कि किस मरहले पे वो हरकत में आएगी. ये कार्टून जो है वो बता रहा है. तो असल में जो मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि इस वक्त जो है वो बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ मनी चल रही है. बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ मनी. हुआ ये कि इस दरमियान में जो है वो आपको पता है कि फेसबुक जो है वो अपनी इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी ला रहा था, लिब्रा. लिब्रा जो है वो फेसबुक जब ला रहा था, मार्क जुकरबर्ग, तो 2019 के वसत में जो है वो फेसबुक ने ऐलान किया लिब्रा को लाने का. और फेसबुक का लिब्रा लाने का मतलब है कि फेसबुक के 2 बिलियन यूजर्स हैं. अगर लिब्रा फेसबुक के प्लेटफॉर्म से आ जाए तो, और फेसबुक के 2 बिलियन यूजर्स उस लिब्रा को इस्तेमाल करने लग जाएं, तो दुनिया के अंदर जो है वो यूं समझें कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये इकोनॉमी जो है वो भी इन्हीं टेक जाइंट्स के पास जो है वो चली जाएगी. चुनाचे हुआ ये कि हुकूमतों के कान खड़े हो गए. यानी कि जिस वक्त लिब्रा का ऐलान हुआ है तो उसके 10 मिनट के अंदर फ्रांस ने इसकी मुखालफत कर ली, और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी कंपनियां जो फेसबुक के साथ थी वो फेसबुक से अलहदा होने लग गई, और जो है वो ये नारे लगने शुरू हुए कि फेसबुक लिब्रा मस्ट बी स्टॉप्ड, और वाई फेसबुक लिब्रा क्रिप्टो करेंसी इज इन ट्रबल. इस तरह की खबरें जो है वो आपने पढ़ी होंगी. ये लिब्रा शरक हाउ फेसबुक ट्राई टू टेक ओवर द मनी, और किस तरह जो है वो, ये मुख्तलिफ किताबों, एक किताब या आर्टिकल लिखा हुआ था इसमें, हाउ फेसबुक ट्राई टू टेक ओवर द कंपनी. और क्योंकि मसला ये हुआ कि फेसबुक के ऊपर नजरें भी हैं, तो फेसबुक पॉलिटिकल जो है वो तहरीक चली, इन्होंने लिब्रा को कंट्रोल करने की बात की. अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि फेसबुक अपनी करेंसी ला रहा है, लेकिन अब उसका स्कोप बहुत ज़्यादा स्केल डाउन हो गया है. इसका नया नाम डाइम है. ये बहरहाल जो है वो फिर भी जो है वो कुछ अरसे के अंदर हम आता देखेंगे. लेकिन असल मसला क्या है? असल में मैंने आपके सामने जो सब टाइटल था वो था कि फ्यूचर फॉर बैटल ऑफ द करेंसी. मसला जो है वो ये है कि चीन, अमेरिका के सामने खड़ा हुआ कौन है? चीन है. और चीन जो है वो बहुत तेजी से अपनी सरकारी क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा है. One day everyone will use China's digital currency. A new force emerging, a payment system created by Chinese state and known as digital currency electronic payment, DCAP कह लें, DCEP कह लें. ये जो है वो चाइना की सरकारी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि जो है वो चाइनीज स्टेट बैंक के तहत जो है वो तेजी से लाई जा रही है, ताकि जो है वो क्रिप्टो करेंसी के स्पेस को तेजी से जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ऑक्युपाई कर ले. इट्स रियली अ डिजिटल वर्जन ऑफ चाइनाज ऑफिशियल करेंसी युआन. ये डिजिटल वर्जन है युआन का. यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉलर और बिटकॉइन का तकाबुल करते रहें कि $1 $56,000 के जो है वो एक बिटकॉइन है. नहीं, एक युआन एक डी कैप के बराबर है. वन डे एवरीवन इन द वर्ल्ड विल बी यूजिंग डी कैप. चीन की आलमी मालियाती उमूर पर नजर है,
चुनाचे ये आखिरी, मेरे ख्याल में हम 10 से 15 मिनट लेंगे, इसमें आखिरी हिस्सा पे हम आ गए। तो although Facebook has scaled back its plan for Libra, it was still a concern for China. चाइना फेसबुक के लिब्रा को बड़ी संजीदगी से देख रहा था। The social media giant plans to roll out an e-wallet known as Novi later this year. It will work as a standalone app, but can also be available on Messenger and WhatsApp. तो सोशल मीडिया जो है अपना जो ई वॉलेट ला रहा है, यानी कि फेसबुक वो नोवी के नाम से आने वाला है, या हो सकता है आ गया हो, मुझे पता नहीं है। और चाइना की इस पे नजरें हैं खासी। तो the two sides, ये BBC का आर्टिकल ये कह रहा है, the two sides are definitely involved in a financial warfare even though no large confrontation has happened yet. झड़पें जारी हैं लेकिन बहुत बड़ी जो है वो कॉन्फ्रंटेशन अभी नहीं हुई है, लेकिन होमवर्क जारी है करेंसी के मामले में। तो जब चीनी सरकारी क्रिप्टो करेंसी आएगी तो बेख्तियारी जो है अपनी पीक पर होगी। चाइनाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम आर वाइडली सीन एज मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड। इस वक्त जो है चाइना के डिजिटल पेमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांस कहलाते हैं दुनिया में। और जो है वो कंट्री जो है वो चाइना इस वक्त जो है वो कैशलेस सोसाइटी के तौर पर आने वाली है, कैशलेस सोसाइटी के हवाले से। इसका मतलब क्या है कि 2019 में सूरत हाल ये थी कि 5 में से 4 पेमेंट जो चाइना में हो रही है ना, वो ये तो वीचैट के जरिए, वीचैट पे के जरिए हो रही है, अली पे के जरिए हो रही है, यानी कि कैशलेस हो रही हैं। सारी पेमेंट जो है वो अब जो है वो डिजिटल हो रही हैं। और डी कैप जो है वो जब आएगी, जो कि सरकारी तौर पर करेंसी आएगी, तो क्रिप्टो करेंसी चाइना की इतनी अरबों अरब आबादी है और फिर दुनिया भर में डायस्पोरा है चाइनीज का, तो इस के जरिए जो है वो बहुत तेजी से जो है वो डोमिनेट कर लेगी दुनिया पर ये करेंसी। अच्छा, अब ये क्योंकि ये कोड वगैरह दरियाफ्त करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो डी कैप जो है वो बिटकॉइन की फिलॉसफी का एंटीथीसिस है। बिटकॉइन ये कह रही थी कि सरकार से निजात दिलाएंगे, डी कैप आई है बोल रही है कि सरकार की बुनियाद पर जो है वो क्रिप्टो करेंसी चलेगी। डी कैप कह रही थी कि जो है वो हम जो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ये कह रही थी कि जो है वो हमारा मकसद जो है वो सेपरेशन ऑफ मनी एंड स्टेट है। डी कैप ने आकर कहा कि मनी और स्टेट लाजम मलजूम है। तो it is easy for them to say that it is like Bitcoin when it is a worlds apart. डी कैप की फिलॉसफी और बिटकॉइन की फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इसका मतलब क्या है, जब चीनी सरकारी क्रिप्टो करेंसी आएगी तो इसका मतलब है दुनिया भर में सरकारी क्रिप्टो करेंसियां आएंगी। और जब सरकारी क्रिप्टो करेंसियां आएंगी तो उस वक्त जो है वो इनको ये एडवांटेज भी हासिल होगा कि हर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का यूनिट का पूरी ट्रेल देख लेंगे, कहां से शुरू हुआ था ये नोट और किस किस के हाथ में गया। और इस तरह गवर्नमेंट ज्यादा अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी कि पैसा कहां से कहां, उसकी ट्रेल पूरी इनको पता चलती रहेगी। DCEP is built on the idea of centralized control. The value of Bitcoin lies in its decentralization nature and its isolation from the financial system. अब ये क्रिप्टो करेंसी इस्लामी नुक्ता नजर में, जब तक ये गैर सरकारी क्रिप्टो करेंसी थी तो अमूमी तौर पर तो ये बात हो रही थी कि गैर सरकारी क्रिप्टो करेंसी पर एतराज़ात और हुर्मत के फतवे कि ये हराम है। और मगर अब सवाल ये कि जब सरकारी क्रिप्टो करेंसी आएगी तो वही काम करेगी जो कागज के नोट का करेगी। जो कागज का नोट कर रहा है वही सरकारी क्रिप्टो करेंसी करेगी। चुनाचे बज़ाहिर अभी हुर्मत का फतवा यानी हराम होने का फतवा तो मुझे नजर नहीं आता हुआ। ये जब जिस जमाने में ये सरकारी क्रिप्टो करेंसी पे ज्यादा काम नहीं हो रहा था और ये बिटकॉइन और दीगर गैर सरकारी क्रिप्टो करेंसियों पे बात हो रही थी, तो शेख आसिम अल हकीम ने जो है वो इस पे रूलिंग दी थी कि ये हराम है, क्योंकि इसके जरिए जो है वो जराइम को तखत मिलती है, एनोनिमिटी होती है और इस तरह की चीजें जो है वो हुर्मत के वाले से आई थी। लेकिन अगर ये गैर सरकारी तनाजुर में होगा तो इसकी हुर्मत के लिए बज़ाहिर मुझे नजर आता है कि इसके अंदर हुर्मत मुझे नजर नहीं आती है। यहाँ पर आकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, खुलासा यहाँ पर रख देता हूँ मैं आपके सामने। क्रिप्टो करेंसी बज़ाहिर एक अच्छी नीयत, बज़ाहिर एक अच्छी नीयत और खूबसूरत ख्वाब को देखते हुए शुरू की गई, ताहम अमलन अब यह करेंसी नहीं बल्कि सट्टे का आला बन चुकी है। मीडिया के जरिए आलमी ठग, मसलन हेज फंड है, कीमत को एक इंतहा तक ले जाते हैं और जब वो इंतहा तक पहुंचती है तो बेचकर निकल जाते हैं और फिर बबल बस्ट होता है और आम आदमी अपना माल गंवा बैठता है। इन्होंने पूरा सिस्टम जो बनाया था वो डिसेंट्रलाइज बनाया था और डिसेंट्रलाइज बनाने के चक्कर में इन्होंने ये किया था कि खास कोड जनरेट करना है और वो खास कोड जो है वो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहता है। तो वो कोड तैयार करने के चक्कर में ना जाने कितने माहौलियात को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर हुकूमती जमानत होगी तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसको ऐसे कोड्स की जरूरत नहीं होगी।
जो कि 1 साल तक एक नॉर्मल मशीन चलाए तो दरियाफ्त हो। तो हुकूमती बैक क्रिप्टो करेंसी जो है वो माहौलियात की तबाही वैसे नहीं करेगी जैसे कि ये बिटकॉइन कर रहा है। तो हुकूमती सरपरस्ती में ही क्रिप्टो करेंसी बहरहाल इस बात का इम्कान है कि करेंसी का रोल अदा कर पाए, वरना कोई भी इस तरह की करेंसी सट्टेबाजों का एक आला ही बनकर रह जाएगी। जब गवर्नमेंट बैकिंग होगी, लीगल जो है वो चीज होगी, तो ही जो है वो ये करेंसी बन पाएगी, वरना तो यही मामला चलता रहेगा कि ये सट्टेबाजों का आला रहेगा। यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक मुश्किल मौजू था, बहरहाल मैंने अपने तौर पर आपके सामने पेश करने की कोशिश की। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत एहसन अंदाज में आपने आज का मौजू हमारे सामने पेश किया है, और उम्मीद है कि बहुत से साथियों को इस बारे में जो कन्फ्यूजन थी वो आज ख़त्म हुई होगी। तो मज़ीद अगर कोई साथी कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर साहब से क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो फ़ोरम हाज़िर है। अपना हैंड रेज़ कर दें तो मैं एक-एक करके आप लोगों को अनम्यूट करता रहूँगा। जी, सबसे पहले जुल्फ़िकार भाई ने हाथ खड़ा किया है। जी, जुल्फ़िकार भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जुल्फ़िकार भाई। जी, डॉक्टर साहब माशाल्लाह आज फिर बड़ा पुरमग़ज़ आपका ये लेक्चर सुना। मुझे बात सारी समझ में आ गई है। एक बात जो थोड़ी-सी वो, चूँकि मैं टेक्निकल तो नहीं हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से समझाया बात समझ में आ गई है। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती, वो थोड़ी-सी वो थी जहाँ पर आप बता रहे थे कि ये जो माइनिंग होती है जब, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। तो उससे क्या मुराद थी आपका कि कोई कोड जनरेट करता है वो कंप्यूटर अपने पास से, वो 10-12 लाइनों का, वो क्या है? देखें, अगर फ़र्ज़ करें, अब मैं थोड़ी-सी टेक्निकल, साथी माज़रत, मैं थोड़े-से टेक्निकल जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी, जी। फ़र्ज़ करें एक जुमला है, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। जी, जी। अब जो है मैं अगर इसका कोड बनाना चाहता हूँ ना, हैश कोड, जी, तो जी। मैं एक एल्गोरिथम अप्लाई करूँगा और उसके नतीजे में एक कोड बन जाएगा, एक्स, वाई, ए, बी, ना जाने कितना बड़ा एक कोड बन जाएगा ना। अब मेरी नीयत बनी कि आई एम अ बॉय को कर दूं आई एम अ गर्ल, या आई एम अ बॉय को कर दूं आई एम अ बॉयज। हुँ। अगर मैं इसको तब्दील करूंगा ना, तो ऐसी जबरदस्त तब्दीली आएगी हैश कोड के अंदर कि वो बिल्कुल जो पुराना वाला कोड है ना, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ ना। तो कोड की अहमियत क्या है कि लेजर जिसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन हैं, अगर उसके अंदर 1 को 0 भी किया जाए, तो जो उसका समराइज कोड है वो ऐसा जबरदस्त तरीके से तब्दील होकर सबको पता चल जाए कि जालसाजी हो गई है। हुँ, कोड हुँ। की अहमियत क्या है कि वो कोड सारी ट्रांजैक्शन की समरी पेश करता है, और उस कोड की जब वो ट्रांजैक्शन की समरी पेश करता है, तो अगर कोई फर्द जो है पिछली ट्रांजैक्शन के अंदर कोई गड़बड़ करेगा, तो हैश कोड, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स पे जो बाइनर्स हैं उनके कंप्यूटर से मौजूद है, तो वो चेंज हो जाएगा। और जब वो चेंज हो जाएगा, सारे कंप्यूटर्स के अंदर अलार्म बज जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ कि जो है वो ये कोई ना कोई ट्रांजैक्शन के अंदर चेंज हुई है जिसकी बुनियाद पर ये गड़बड़ हुई है। तो ये बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी के लिए था। अब हैश कोड तो एक काम था, लेकिन अब हर एक हैश कोड बनाना शुरू कर दे और हर एक करेंसी छापना शुरू कर दे, तो उसको रोकने के लिए सातोशी नाकामोटो ने ये कहा कि ये हैश कोड एक खास किस्म का होना चाहिए, इसके आगे जो है ना वो खास नंबर के 0 होने चाहिए। अच्छा। नॉर्मल हैश कोड तख्लीक करना इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि हैश कोड ऐसा हो जिसके इब्तिदा में 20 जीरो हो, 20 जीरोस, हुँ, हुँ। इसको कैलकुलेट करने में ना नॉर्मल मशीन बेचारी बिल्कुल बेबस हो जाती है, क्योंकि ना जाने कितने हैश कोड लगे रहते हैं कि इसका समराइज बन जाए। यहाँ तक कि जो है वो हमारी मशीन जवाब दे जाती है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर जब काम कर रहे होते हैं, तो वो बहुत जल्द इसको दरियाफ्त कर लेते हैं। बहुत जल्द का मतलब ये कि मिनटों, कई मिनट लग जाते हैं। तो ये बात थी जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। यानी ये मेरे ज़हन में बड़े अरसे से फँसा हुआ था। हूँ। ये बड़ी आप आज चीज़ जो है ना सही में मुझे समझ में आ गई। अच्छा, एक आखिरी सवाल दूसरा छोटा-सा, जी, वो ये है कि आखिर में जो आपने ये जो बात की, जो इस वक़्त इसके पीछे जो थ्योरी चल रही है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, अ, यानी क्या ये समझा जा सकता है, यानी मैं तो आपकी सारी बात के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो थीरीज जो हैं वो वाकयातन यानी वो एग्जिस्ट कर रही होगी कहीं, क्योंकि इसको अनअटेंडेडली तो नहीं कोई भी दुनिया, यानी इतनी बड़ी दुनिया में इतने बड़े ये जो मुल्क है उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। यकीनन इसके पीछे वो लोग होंगे और फिर आखिर में इसको वही हैंडल करेंगे। क्या ये नतीजा निकाला जा सकता है? बिल्कुल, अगर सातोशी नाकामोटो ही जो बनाने वाला है वही हिडन शख्सियत है, तो जी, इसके अंदर जुर्म की बू नज़र आ रही है। देखिए ना, सातोशी नाकामोटो तो इस वक़्त दुनिया का हीरो होना चाहिए था ना, जी बिल्कुल। लेकिन
अच्छा, जिसने भी देखा है सातोशी नाकामोटो को, पढ़ा है, वो जानता है कि वो ब्रिटिश एक्सेंट इस्तेमाल करता है। कहता है कि मैं जापान से ज़्यादा रुकता हूँ, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट इस्तेमाल करता है, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके अंदर मसाइल तो हैं, बिल्कुल। कम से कम बिटकॉइन के अंदर तो मसाइल हैं। दीगर करेंसीज़ के मुतालिक मैं नहीं जानता, लेकिन बिटकॉइन के अंदर तो नज़र आता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब। जी उस्मान भाई ने हाथ खड़ा किया। जी उस्मान भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अली। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी आपको? हाँ जी, बिल्कुल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अहसन तरीके से जो है ना इस टॉपिक को कवर किया है जी, और मेरे ख़्याल से हर हवाले से आपने जो है ना जी इसकी तफ़सील जो बता दी है। तो मैं यहाँ पे ना कुछ 2-3 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो जो कि मेरा मतलब ऑब्ज़र्वेशन है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी और जो हमारी पेपर मनी जो चल रही है ना, इन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है डॉक्टर साहब, अगर हम उसको देखते हैं तो। जी, जी। बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी सट्टा है, पीयर टू पीयर सट्टा है, आम बंदों के लिए सट्टा है, तो लेकिन जो हमारी फ़िएट मनी जो चल रही है, वो भी तो सट्टा ही है ना, क कमर्शियल बैंकों के लिए। ठीक है, यहाँ पे सट्टा खेल रहे हैं नीचे वाले लोग, मतलब जनरल पब्लिक, आप मेरे जैसे लोग खेल रहे हैं, और वहाँ पे कन्वेंशनल बैंक खेल रहे हैं जी। उसके अलावा देखें, फ़िएट मनी है और ये क्रिप्टो करेंसी है, इन दोनों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है सर। मतलब ये कुछ इनकी आप ट्रेड करने जाएँ, जैसे वो पाकिस्तान के नोट के ऊपर लिखा होता है ना, ₹1000 के नोट के ऊपर के हामिल हज़ा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। जी, आप कभी सोचे ना, आप जाएँ स्टेट बैंक के पास, ये नोट ले लें जी मेरे को, वो आपको क्या देगा पीछे से? लिखा तो हुआ है जी, उन्होंने। जी। तो इन दोनों के पीछे कुछ भी नहीं है सर, जी। जो कि बहुत बड़ी खराबी है इनकी। ठीक है यानी जी, गोल्ड बैक नहीं तीसरी है? सर, गोल्ड बैक, अब यूएस ने जितना डॉलर किया हुआ है प्रिंट, क्या उतना गोल्ड है? नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे गोल्ड बैक हुई? ये नहीं, नहीं, मैं फिएट कह रहा मनी हूँ कि गोल्ड गोल्ड बैक बैक नहीं, दोनों नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। दोनों ही नहीं है सर, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल दोनों नहीं है। हुँ, दोनों करेंसीज़ गोल्ड बैक नहीं है। जी, ठीक है जी, अब अपनी वैल्यू से अबव, मतलब इसकी भी क्रिप्टो आपने जैसे कि बताया, वो सिस्टम लगा के उसको कोड क्रिएट करके, इसकी मतलब इनकी क्रिप्टो को क्रिएट करने की कॉस्ट क्या थी और उसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह सही। से पाकिस्तान स्टेट बैंक आज 1000 का नोट प्रिंट करता है, उसकी कॉस्ट क्या आती है और वो 1000 की मतलब वैल्यू क्या हो गई। दोनों के अंदर ही मतलब एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है। वैसे ही मतलब आपने कुछ क्रिएट किया आउट ऑफ एयर, जी, कुछ भी नहीं आपका लगा, लेकिन आपने जिसको दिया, उसने आगे से मेहनत करके तो आपको वापस किया। अब इसके अंदर मैं एक बात करना चाहूँगा सर, ये जिन लोगों ने भी इसका आइडिया लेके आए थे ना जी, थ्योरेटिकल आइडिया डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है। जी, जी, ठीक है, आपका देखें पीयर टू पीयर करेंसी है, थर्ड पार्टी को ये एलिमिनेट कर रहा है, जी, स्विफ्ट ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट की बैकिंग हो जाती है और पीछे ये क्रिप्टो करेंसी किसी भी रियल एसेट के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है, तो फिर आप देखेंगे सर कि हमारी इकोनॉमी के सारे मसले हल हो जाएँगे। हमारी इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। जैसे आप कह दें जी, एक जो बिटकॉइन है ना, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है, जी, स्पेकुलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये मैं मेरी तरफ से एडिशन था। तो मैं उसमें कंक्लूजन में अपना ये करूँगा कि ये बिटकॉइन फिएट मनी की तरह दोनों दोनों की एक ही ख़ुसूसियात हैं। जी, जी, ठीक है? हम इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हम फिएट मनी को यूज़ करें। आज देखें ना जी, ये डॉलर एक बंदा लेके रख लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है सर डॉलर में। जी, जी, सुबह मैं सो के उठता हूँ और मुझे पता चलता है जी कि अब वो मेरे डॉलर की वैल्यू जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गिर गई है जी, या वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। तो अब जुआ तो ये भी है सर। बस सही जज़ाकल्लाह। है, लेकिन वोलेटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन की, मैं बस ये कह सकता हूँ। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। तारिक भाई ने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने, अच्छा क्योंकि हम लोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी हमारे भी ख्याल में ये काफ़ी था कि बिटकॉइन होता है क्या है या क्रिप्टो करेंसी, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हुए हैं। इसमें बस मेरे कमेंट्स यही है कि थोड़ा सा अभी और मतलब प्यास बाकी है, क्योंकि और अच्छी तरह समझ आया नहीं कि पीछे ये काम किस तरह कर रही है ट्रांजेक्शन, इसको और इजी कैसे बनाया जा सकता है। बस आप कमेंट्स ये थे कि जी प्लीज़। यानी कि आपको टेक्निकल मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए? जी टेक्निकली थोड़ा सा और ठीक इसको समझना था, ठीक है, इसके सोचते मतलब हैं। फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जी और सही। जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या अपना वैसे ही उम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें मेरे कमेंट्स तो ये हैं कि हम क्या ये वही गलती नहीं करेंगे कि अगर हम हर चीज़ को जो है ना, जैसे पहले प्रिंटिंग मशीन आई या इसी तरह कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आई, तो हम उसको पहले फ़ौरन हराम करार दे देते हैं, और उसके बाद फिर दुनिया आगे निकल जाती है, उसके अंदर फिर हम फॉलो कर रहे होते हैं उसी को। लाउड स्पीकर हो जी गया, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने। तो जी हमारी अभी एज अ उम्मा तो हम कहीं पर है ही नहीं खड़े हुए। तो अगर कल को ये चीज़ आनी है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मतलब पहले पेपर मनी थी, फिर प्लास्टिक मनी हो गई, अब डिजिटल मनी हो जाएगी, तो उसके अंदर अगर ये कि दुनिया पहले आगे आके वो सारी जगह घेर ले, वो सेचुरेटेड हो जाए, तो हमें आगे आकर मुस्लिम उम्मा को पहले इसका जगह नहीं बनानी चाहिए, या इसी के कॉन्सेप्ट को इस्लामिक चीज़ों पे मतलब उस पर इस्तेमाल करते हुए हमें आगे ये रोल अदा नहीं करना चाहिए। इस पे थोड़ा सा मेरा नहीं, एक मैंने तो वो यही था कहा है कि ना, मैंने यही तो कहा है कि शेख जो जिन साहब का मैंने हवाला दिया, उन आसिम साहब का, उन्होंने जी गैर सरकारी क्रिप्टो करेंसी पे बात की है। जब सरकारी क्रिप्टो बिल्कुल करेंसी है तो मेरा जो जो उनका मैंने फतवा देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकारी क्रिप्टो करेंसी वैलिड होता है। तो सरकार को देखना चाहिए स्टेट बैंक को कि किस तरह जो है वो, एग्जैक्टली ये मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन जी जी बहरहाल जी ये इस पे मजीद तहकीक की जरूरत है, नंबर एक बात। और आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर मुताला और उसको फौरन एक्वायर करना, चाहे कंट्रोल जरूर हो, चाहे उसको इस्तेमाल करें ना करें। एग्जैक्टली बिल्कुल, मेरा वो पॉइंट ये था कि अगर मतलब हम फिर पीछे रह जाएंगे दोबारा, तो वैसे हम बहुत जी सारी कोई चीज़ों में ऐसा पीछे मसला रहे हुए मुस्लिम उम्मा जो है। तो इसमें अब अगर जी हम जी बहुत ज़्यादा जल्दी इसकी नॉलेज हासिल करके, इससे पहले कि चाइना और वो दूसरे, बाकी तो सारी दुनिया लगी हुई है, जी तो जी हम भी अगर देखें कि अगर चीज़ कैसी है और फिर हम अपने इस्लाम की उसूलों पर रहते हुए इसको किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, तो जी वो जी मेरा ख्याल है उस पर एक अच्छा एक ये था। और इस सीरीज़ को मेरा ख्याल है एक सजेशन है कि थोड़ा और आगे चलना चाहिए, और थोड़ी नॉलेज में इसमें अगर और टेक्नोलॉजिकली और जी मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर और चीज़ें भी पता चले, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा हमारे लिए सबके लिए बेहतर होगा। ये मेरे कमेंट्स थे, ठीक थैंक यू। ठीक, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। ये उबैद भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। जी उबैद भाई, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने डिस्कस किया, बड़ा इंफॉर्मेटिव था। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी उस्मान साहब ने एक सवाल किया था कि उनके पास डॉलर्स हैं और वो सुबह उठते हैं तो डॉलर की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसको चेंज कर दें या चेंज कर लें उसको। मेरा ख्याल ये है कि इसको यानी कि ट्रांजैक्शन के तौर पे वन टाइम तो यूज किया जा सकता है ज़रूरत के तहत, लेकिन करेंसी को करेंसी से यानी कि बार-बार एक्सचेंज करना जो है ना, ये मेरा ख्याल अलाउड नहीं है। यानी कि आप करेंसी में आप उसको सिर्फ यानी उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए या वैल्यू बढ़ाने के लिए आप उसको एक दफ़ा चेंज करें, फिर दोबारा चेंज करें, फिर दोबारा चेंज करें। जैसे एक हदीस में आता है कि जी अच्छी रिबा बिल अच्छी फजल। खजूर जो है, अच्छी खजूर को यानी कि नकारा खजूर से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, वैल्यू उसकी डिफरेंट जी है और वो अमाउंट उसकी ज़्यादा है, उसकी कम है। तो इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है कि करेंसी भी इसी ज़िम्रे में आती है। हाँ, मैंने ऐसी कोई बात की है क्या? इसको मैंने 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 इस हवाले से कोई बात नहीं की है, करेंसी एक्सचेंज वाला कारोबार जायज़ है या क्या वो है? अच्छा, नहीं तो मैंने वो ऐसी मैं कह कोई रहा बात नहीं की हूँ है। कि ये अगर हाँ, नहीं मैं आपके बात की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हम इसको यानी कि लेके आएँगे, जैसे अभी तारिक साहब ने कहा कि हमें भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये एक्सचेंज ऑफ करेंसीज़ तो ये जायज़ भी होगा या नहीं होगा जायज़? मैं यानी नहीं, सवाल है मेरा ये ये। बात ये हो रही है कि ₹1 जो है वो ₹1 वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी में भी ₹1 ही होगा। दोनों वो डिजिटल वर्ज़न होगा बस। नहीं तो लेकिन क्रिप्टो करेंसी की तो वैल्यू बढ़ जाती है ना एकदम से बहुत ज़्यादा। नहीं, जब सरकारी होगी तो नहीं बढ़ेगी ना। ये जो क्रिप्टो करेंसी गैर सरकारी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, क्योंकि वो तो डॉलर से अभी जैसे लिंक नहीं है। जब अभी जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपया गिरता है जी या रुपया बढ़ता है, तो लोग एक्सचेंज करते हैं ना, ये जायज़ है? ये तो जायज़ नहीं है ना? देखें, अगर जो है वो ये सूरत हाल है कि मैं मेरे पास डॉलर हैं या मेरे पास और मुझे पाकिस्तान गया हूँ, तो मुझे एक्सचेंज तो कराने पड़ेंगे ना। नहीं, नहीं, एक दफ़ा आप एक्सचेंज कर सकते हैं ज़रूरत के तहत, जी लेकिन जी आप जी। बार-बार एक्सचेंज करें सिर्फ़ उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, वो मैं कह रहा हूँ कि जायज़ है क्या? हाँ, इस पे मैं आपको बताता हूँ, ये फतवा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ताकि
बिस्मिल्लाह, 1 मिनट रुकिए, कहाँ गया? एक मिनट रुकिए। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ये तफसीली फतवा है शेख आसिम का। इसके अंदर देखिए मैंने लिखा है we know that bitcoins remain anonymous when you deal with it, which means it is an open gate for money laundering, drug money। यहाँ तक बात की उन्होंने। There is a lot of ambiguity. If I have dollars and you have euros and we want to exchange this, is permissible in Islam with the condition that it is hand to hand. In virtual currency you do not have this. द क्लेरिक, आप जिसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल हालात में तो ये बिल्कुल जायज है, मगर इसके लिए भी शर्त इन्होंने बताई हैंड टू हैंड होना चाहिए। अब हैंड टू हैंड के मायने जो है वो, इसका मतलब ये है कि वो जो कारोबार जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं उसके अंदर जो है ना वो मुनासिब नहीं है, यानी कि सही नहीं है, जिसकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं ना जी। तो मजीद में देखा जा सकता है, लेकिन जो है वो कारोबार के तौर पर तो ये एक तरह से मुझे तो ऐसा लगता है सट्टा है कि पैसा रखा और उसके बाद जैसी अगले मरहले पे, लेकिन मैं इसके वाले कोई रूलिंग नहीं दे सकता, मुझे मजीद इसका मुताला करना पड़ेगा। अगर उस्मान भाई आपके ज़हन में कोई बात हो, जैसे फॉरेक्स करेंसी में लोग डील कर रहे हैं, ये भी वही चीज है ना कि एक्सचेंज ऑफ यानी कि करेंसीज है, तो इस पे लोग कमाते हैं, तो ये भी जायज है कि मैं अगर जी उस्मान भाई गुजारिश कर पाऊं जी आप। जी उस्मान भाई जी आप ठीक कह रहे हैं जी, मतलब अब एक नीयत ऐसी है ना सर कि मैं इसको फाइनेंस की अगर टर्म यूज करें ना तो उसमें आर्बिट्राज बोलते हैं कि मैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, दूसरी से तीसरी में करके फिर तीसरी से फिर अपनी करेंसी में ले आता हूँ। तो मेरा मोटिव क्या होता है, कुछ गेन करना। एक्चुअल में तो मुझे जरूरत नहीं होती उसकी, तो मेरे ख्याल में तो सर मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज जो है ना जी, ये अलाउड नहीं है, मतलब परमिसिबल नहीं हो ये रिबा बिल फजल सकती के जुमरे में आ रही है ना जी। क्योंकि आप देखें खजूर वाली जो मिसाल दी ना उन्होंने, हाँ जी, क्योंकि आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप जब ये एक्टिविटी होती है तो फिर उस पे किसी दूसरी करेंसी के ऊपर प्रेशर आएगा, वो करेंसी डीवैल्यू होगी और कोई ना कोई करेंसी एप्रिशिएट होगी, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये मदद चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इजाजत दें तो कुछ मैं बयान कर सकूं, कुछ महदूद इल्म जो अल्लाह ने दिया है। ठीक है, देखें ये मसला जो है ना इतना सादा भी नहीं और इसके लिए इल्म जरूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजों की इजाजत दी है जिसको करेंसी के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसमें अद्दहब वल-फिद्दा वल-बिर वश-शईर तमर व मिल्ह। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और शईर कहते हैं बार्ली को, और खजूर और नमक। ठीक है, ये 6 चीजें हैं जो कि करेंसी के तौर पर यूज की जा सकती हैं। बीच में एक सवाल आया था कि खजूर, अच्छी खजूर के बदले कम कीमत की खजूर, कम वैल्यू की खजूर को एक्सचेंज करने की ममानियत है। तो ये ममानियत इन 6 चीजों के ऊपर है जिनको एज ए करेंसी के तौर पर इस्लाम ने इजाजत दी है यूज करने की। इसके अलावा कोई और चीज करेंसी के तौर पर यूज नहीं हो सकती। जब पेपर करेंसी आई थी तो उसके ऊपर उलमा का बहुत बड़ी रिजर्वेशन थी, लेकिन वो चूंकि वर्ल्ड वॉर के दौर में एक झटके में आई थी पेपर करेंसी, और उसको पूरी दुनिया में ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि गोल्ड उन्होंने, यानी बाकायदा हुकूमत अमेरिका ने बाय फोर्स जो है ना अनलॉफुल कर दिया था, कोई गोल्ड रखे ही नहीं अपने पास। तो मुख्तलिफ ममालिक ने अपने गोल्ड ले जाके अमेरिका के पास जमा कराया था कि भाई हमारे करेंसी की इतनी वैल्यू है, लेकिन चूंकि पेपर करेंसी की अपनी कोई औकात नहीं होती, अपनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उसमें उसके कई सारी थ्योरीज हैं कि किन थ्योरी के ऊपर उसकी वैल्यू बनती है। फॉर एग्जांपल, उस कंट्री के पास इतनी नेचुरल रिसोर्सेज होनी चाहिए तो उसकी इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, ये सब थ्योरीज हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है।
मिसाल के तौर पे अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे गोल्ड भरा हुआ है, उनकी करेंसी कुछ 400 रुपए यानी 500-600 के बराबर $1 होता है। अमेरिका के पास तो नहीं इतना गोल्ड, तो अमेरिका की करेंसी वैल्यू इतनी क्यों है? ठीक है, ये सब इन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है और ये ताकतें हैं जो गेम खेलती हैं और जो करेंसीज बनाती हैं। अब बात आ जाती है, ट्रांजिशन हुई गोल्ड से, इनको अपनी मईशत अपने हाथ पे लेनी थी, तो इन्होंने गोल्ड खत्म कर दिया, अपने हाथ में ले ली। फिर उसके बाद पेपर करेंसी आई, फिर उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आई, फिर क्रिप्टो करेंसी आई। बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी का एक फॉर्म है, एक शक्ल है जो किसी ने निकाली, जैसे डॉलर है, पाउंड है, रुपया है, दिरहम है, दिनार है, रियाल है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन एक करेंसी की फॉर्म है जिसमें उसमें मल्टीपल डोमेन्स आ जाते हैं, आप मल्टीपल आ जाते हैं, जिसको बात तफसीली बातचीत हो चुकी है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि इसको इस तरह से लिया जाए। अब जहां तक हलाल हराम की बात आ रही है ना, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है, जब इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं। इस्लाम में वो चीज माने रखती, वो चीज करेंसी क्वालिफाई होती ही नहीं है। यानी एक आदमी को आप एक मर्द और साथ रह रहे हैं, ठीक है, और आप उनके जी इनको तलाक दें, और तलाक तो उस वक्त एप्लीकेबल होगी जब उनका निकाह होगा। अब निकाह ही नहीं हुआ, वो साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हो गए, तो उसमें तलाक का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, उसके ऊपर आप तलाक का फतवा अप्लाई करें या तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, वी आर डूइंग इट बिकॉज हम इस सिस्टम का हिस्सा है, हम सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शरई जो फतवे कह लें या उसूल कह लें, वो एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से जिस तरह एक स्पाउस रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में, चाहे उनके कितने ही बच्चे हो जाएं, उनके तलाक के फतवे उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए हमें जो हलाल हराम की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे ये बड़ी अच्छी बात की कि हमें ये साहब कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं है इसका, ये बेस्ट, इट्स द बेस्ट आंसर। तो लेकिन इसको हलाल कहना या हराम कहना, इस मैं ये सजेस्ट करूंगा इसमें ना जाए, क्योंकि ये शरई तौर पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह है कि अनमैरिड कपल है, वो रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके खानदान भी बड़ा है, बट देयर इज नो डेफिनेशन टू इट। ठीक है, तो ये बात मैं वाज़िह करना चाहता था माज़रत के साथ। अब ये जो फ्यूचर आ रहा है, जो गवर्नमेंट्स लेकर आ रही है, अपनी करेंसी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से पेपर करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक जिसका जितने हाथ में जितनी पावर होती है, उसके हिसाब से वो अपनी वैल्यू करता है। एक बेसिक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर किसी कंट्री के पास कुव्वत नहीं है, तो अपनी करेंसी, उसके पास कितना ही सोना क्यों ना हो, सूडान भरा हुआ है सोने से, सूडान भरा हुआ है तेल से, क्या वैल्यू उसकी करेंसी की? कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज वैल्यू डिटरमिन नहीं करती, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनकी मर्जी होती है जिसकी वैल्यू दें नहीं दें। उसके उस मुल्क के पास उतनी ताकत होनी चाहिए कि अपनी वैल्यू को वो डिटरमिन कर सके अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले भी उसूल इसके अंदर शामिल होते हैं। ये सारी चीजें, और उनकी मर्जी होती है वो एक्सेप्ट करें ना करें। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत वो एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, वो कह रहे नहीं, जब हमारी हुक्म हम एक्सेप्ट करेंगे, वहां पे उसकी हुकूमत होगी, आगे जो मर्जी कर लो। तो वो एक सियासी मसला है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन ये उसूल जो है ना इसके, ये कोई डिफाइंड नहीं है, ये अपनी मर्जी से चलते हैं इनके उसूल। तो वंस अगेन माज़रत, बात लंबी हो गई, लेकिन हलाल हराम के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पे हम मजीद जो है वो देख भी लेंगे। जो मैं अभी देख रहा था आपकी गुफ्तगू के दरमियान मुख्तलिफ फतावा, तो फतवे तो डिस्कशन में है फॉरेक्स के हवाले से ना, शेख सालेह अल मुनज्जिद का भी फतवा है, दीगर का भी फतवा है। तो ये डिस्कस तो है इस डोमेन में कि हलाल है या हराम है, ये तो डिस्कशन करना पड़ेगा हमें। लेकिन आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है वो बहरहाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल एहतराम है ना। आगे अगर किसी का, रिजवान भाई। जी डॉक्टर साहब, मोहम्मद भाई हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी मोहम्मद भाई। अपने मोहम्मद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल ये था आपसे कि इसको क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना सही है या नहीं। वैसे पिछले साहब जो थे उन्होंने ये डिटेल में इसका आंसर बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर इसको ट्रेड करना गलत है, मतलब इससे आप फायदा उठाना, क्रिप्टो करेंसीज को आप खरीदो बेचो, उससे फायदा उठाओ, इट्स मतलब मुझे लगता है ये बिल्कुल सेम ट्रेड स्टॉक्स जैसा है।
स्टॉक्स जैसे ट्रेड करते हैं उसमें तो कुछ गलत नहीं है। नहीं, मैंने अभी आपके सामने जो है ना वो शेख का फतवा तो रखा है ना कि ये जायज़ जी। नहीं है। अगर ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है तो यानी कि उन्होंने प्राइवेट की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरा एक डिटेल इस पे जो है बयान दिया, जिसके नतीजे में और फिर तुर्की के उलमा को ये फतवा है कि नाजायज़ है। अब ये आप जो बात महसूस कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो अभी हमारे उलमा की राय है वो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो चीज़ हो रही है इस वक्त, जिसके अंदर कोई लीगैलिटी नहीं है, करेंसी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जो कि मैंने आपके सामने रखा है, उसको हराम ही मना कर रहे हैं, नहीं, forbidden देखें कह रहे हैं। देखें इसकी क्रिप्टो करेंसीज की बेसिकली वैल्यू जो है सप्लाई एंड डिमांड के उस पे चलती है, सेम जैसे स्टॉक्स की चलती है। जिस स्टॉक की डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइस ऊपर होती है, इसकी भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सब कुछ। तो अगर स्टॉक से अगर आप कोई फायदा उठा सकते हैं तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फॉर क्रिप्टो करेंसीज? अंडरलाइंग एसेट क्या है, देखें ना, क्रिप्टो करेंसी का अंडरलाइंग एसेट क्या है कि वो इतनी सारी कंप्यूटेशनल पावर लगा के उसने जो है वो 4 क्रिप्टो करेंसी उसने बना ली, तो वो उसकी वैल्यू हो गई। यानी कि जी। स्टॉक जो होता है उसके पीछे एक कारोबार होता है, एक एसेट्स होते हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। चलिए सही है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मौदूद यार। इसकी रिकॉर्डिंग हुई है? रिकॉर्डिंग जी हो रही है। जी जी। उमर भाई का सवाल तो आ गया, मेरे ख्याल है डॉक्टर महबूब हैं कभी। महबूब भाई भी हैं, तो डॉक्टर महबूब, मुझे क्या आने की क्या जरूरत है, डॉक्टर महबूब भी सही कर देंगे मुझे। जी जी बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बेसिकली इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ। अच्छा, ये मैं महबूब, फर्स्ट कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इट इज़ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और इस तरीके की डिस्कशन जो है इस वक्त की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा, और फ्रीक्वेंट बेसिस में ये होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें जो हैं यानी कि आई थिंक उस्मान, उमर भाई और तारिक साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट उन्होंने जो है बताए। एडिशनली व्हाटएवर आपने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, तो ये सिलसिला जो है यानी कि कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज एक चीज़ जो हमें देखना है कि आखिर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे बस में नहीं होंगी, यानी कि वी हैव टू अडॉप्ट। अब अगर जो है जो भी यानी कि ग्लोबल वेल्थ को जो भी ग्रुप ऑफ पीपल जो कंट्रोल कर रहे हैं, विच इज़ ओपन सीक्रेट, सभी को इसका इल्म है, जब वो इस चीज़ को उस तरफ लेके जा रहे हैं तो हम लोगों को भी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जहाँ तक हलाल और हराम की बात है, बिल्कुल इसमें आपने भी जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, और जो भी दूसरे व्यूअर्स ने क्यूए सेशन में जो उन्होंने अपने कमेंट्स दिए, इस वक्त जो है इसको हराम की ही उसमें लेना पड़ेगा, बिकॉज इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और जैसे स्टॉक के सिलसिले में एक भाई ने जो सवाल किया, उसका भी क्लियर कट यही आंसर है जिसका आपने एक प्रिसाइसली कहा है कि भाई स्टॉक में जब आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्क्रिप्ट को जो है आप उसमें स्टॉक में खेलते हैं या कारोबार करना चाहते हैं, उसके पीछे पूरी कंपनी की कमोडिटी है, उसकी वर्थ है, उसकी असेस्ट है, जो कि इस केस में फ़िलहाल नहीं है। तो इस सिलसिले को काइंडली जारी रखें, बिकॉज़ हमारे यानी कि ख़ासतौर पे मुस्लिम नेशन को, मुस्लिम उम्मा को बहुत ज़रूरत है कि हम करंट टेक्नोलॉजी एंड प्लस इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, हाँ, हम लोगों को भी उससे बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, ताकि उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को देखते हुए हम अपना फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन भी जो है प्लान करें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों के फ्यूचर का, हम यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का। बस मैं ये कमेंट देना चाहूँगा। अगेन बहुत अच्छा आपका ये प्रेजेंटेशन था, और इसको काइंडली अगर आप लोग कंटिन्यू रखें ऑन रेगुलर बेसिस, तो सभी को नॉलेज से जो है फाका होगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी जुल्फ़िकार भाई का भी हैंड रेज़ है। जी जुल्फ़िकार भाई। जुल्फ़िकार भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी, मुझे सिर्फ इतना ऐड करना था इसमें कि एक तो ये मुझे पूछना था, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस प्रोग्राम की, ये जो हुआ है, और दूसरा ये कि क्या इसको हम कंटिन्यू करें, ये अभी अपने महमूद भाई ने भी इसको कहा, क्योंकि ये अब आने वाले दौर में शायद ये मज़ीद अपनी किसी और फॉर्म में सामने आए, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हों, तो उसमें जिस तरह आज डॉक्टर साहब ने डॉक्टर बदरुद्दीन जिस तरह आज इसको समझाया है, तो अगर आइंदा भी इसका कोई इत्माम हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो है ना चौथा लेक्चर था हमारा ना, पहले ये अगर आप पहली दफ़ा शरीक हुए हैं, पहला हाँ, लेक्चर फर्स्ट जो टाइम है आया हूँ। अशर भाई ने दिया था, और उसके अंदर जो है ना इस्लामिक बैंक
को डिस्कस किया था, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है चैनल पर यूट्यूब के, वो जो बता देंगे भी रिजवान भाई। दूसरा प्रोग्राम जो है वो मैंने किया था गेम स्टॉप का, जो अभी शॉर्ट सेलिंग का फिनोमेना था, तो गेम स्टॉप के अंदर जो सारी एक्टिविटीज हुई वो उसको मैंने रखा था। और उसके बाद तीसरा प्रोग्राम जो है उस्मान भाई ने किया था गेम स्टॉप के तनाजुर में, फिर हमारे सामने पुट और कॉल ऑप्शंस आई थी, तो पुट और कॉल ऑप्शंस के वाले से उस्मान भाई ने एक तफसीली प्रोग्राम रखा था, वो 2 हफ्ते पहले हुआ था। और आज जो है वो क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो प्रोग्राम हुआ है, इसकी भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो चैनल पे होगी। वो ऑनलाइन तरबिया एकेडमी नाम से एक चैनल है, उधर आप जाएंगे तो वहाँ ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जुल्फार भाई। अब मैं देखता हूँ कि अगला प्रोग्राम जो है वो फाइनेंस के इशू पे कौन सा हो सकता है। इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कटिंग एज जो मसाइल हैं हमारे या फिर चीज़ें टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, उसके प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं ना। जी ठीक है, ये ऑनलाइन अपना उसका नाम जरा यहाँ पर अगर टाइप कर दें या लिंक दे दें ताकि वो चैट में डाल देते हैं ना। हाँ जी, चैट में डाल दें ताकि उसको मैं देख सकूं। मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया प्रोग्राम। जी कोई मसला नहीं, इससे तो मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मेरा ख्याल है उसामा नदीम भाई हैं, उनका हैंड रेज़, उनसे कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, ये रिकॉर्डिंग अगर हमें बाद में व्यू करनी हो तो इसका क्या तरीकाकार है? हाँ, इसी की मैं बात कर रहा था कि अभी मैं आपके सामने चैट में लिंक भेज दूंगा चैनल का ना, तो उस चैनल पे आप जाकर वहां पर रिकॉर्डिंग होगी। अभी तो तकरीबन कल परसों में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला ना। अच्छा ठीक है। और पिछले 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है वहां पर ना, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक आप रिजवान भी आप भेज रहे हैं या मैं भेजूं चैट पे? डॉक्टर साहब काइंडली शेयर कर दें, मेरे पास नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन तरबिया एकेडमी, एक मिनट। ठीक है, और किसी साथी को कोई बात करनी हो? जी मेरा ख्याल है कि हो गए। अब उमर भाई का भी सवाल। जी उमर भाई। एक मैं ऐड करना चाहता, हमारे एक दोस्त हैं अलमीर कोलान नाम है उनका, बॉस्निया से ताल्लुक है, बॉस्निया से ताल्लुक है उनका, और काफी अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं फाइनेंस के बारे में और बिटकॉइन के बारे में भी। अगर आप इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहें तो मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ कि आए वो इस वक्त और ग्रुप टॉक दे, अगर आप चाहें तो। जी अगर आप चाहते हैं, वैसे तो उनकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं अब तक बिटकॉइन पे। जी। तो अगर वो मैं देखता हूँ और अगर साथियों से मशवरा करता हूँ। आप है ना अपना ईमेल एड्रेस है ना उधर चैट पे कर देना होस्ट को ना, तो फिर हम आपसे राब्ते में रहते हैं ना। ठीक है, चलो ठीक। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बोस्नियन दोस्त हैं तो वो तो इल्म का पहाड़ है ना, इल्म का खजाना है। खुसूसन जो उन्होंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना 2008 वाला, गोल्डमैन सैक्स, उस पर उन्होंने जो खूबसूरत अंदाज में पूरा एनालिसिस रखा है, मैं समझता हूँ वो बताना चाहिए साथियों को कि क्या गेम हुआ था उसके अंदर ना। तो वो बहुत कम अल्फाज में बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने उनको देखा है उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होती है। वो जो है ना व्हाइट बोर्ड पे, वो कागज पे लिखते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऑनलाइन प्रोग्राम कैसे करेंगे। आप डिस्कस कर लीजिएगा। जी मैं उनसे बात कर लूंगा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अगर आप चाहेंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब लेकिन वो उनका अंदाज वही है बात। मोड क्या होगा, क्या वो प्रेजेंटेशन बना लेंगे हमारे लिए? वो टॉक देंगे, प्रेजेंटेशन बना लेंगे, जिस तरह से स्लाइड्स में वो टॉक दे देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप इस पे प्रोसीड करें, आप उनसे बात कर लें, फिर इंशाल्लाह आपसे मैं डिस्कशन में रहता हूँ ना इंशाल्लाह। ये वासिल भाई आपसे बात करने ना इस सब्जेक्ट पर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा ख्याल है एक सवाल और ले लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है वो हैंड पहले रेज किया था, डाउन कर लिया उन्होंने। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि इसको हम, ये आपने शेयर कर दिया है इसका चैनल का लिंक। जी महबूब रहमान भाई ने रेज हैंड किया है। नहीं वो डाउन कर लिया उन्होंने। डाउन कर लिया, ठीक है, दुआ कर लें। दुआ कर लें और उसके बाद फिर आपने लिंक शेयर कर दिया, जिन हजरत को लिंक चाहिए यूट्यूब चैनल का। लिंक शेयर कर दिया। वो उमर भाई ने अगर वो अपनी ईमेल एड्रेस अगर शेयर कर दिया, मोबाइल नंबर, तो जरा उसको भी जरा नोट कर लीजिएगा ना, हमें उनसे रब्ता करना होगा। नहीं अभी नहीं किया उन्होंने। जी उमर भाई आप अगर ईमेल शेयर। शिव भाई मैं वासिल बात करूं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा बस सही वासिल भाई, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बल आलमीन, हमें इल्म नाफ़े इनायत फरमा,
आमीन या अल्लाह हमें अमले सौले इनायत फरमा, या अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल इनायत फरमा, या अल्लाह सेहतमंद जिस्म इनायत फरमा, या आमीन अल्लाह बेहतरीन बसीरत इनायत फरमा, या अल्लाह बेहतरीन बसारत नसीब फरमा, या अल्लाह हिकमत बालगा नसीब फरमा, या अल्लाह अच्छा हाफ़ज़ा नसीब फरमा, या अल्लाह आपसे बेहतरीन खैर के तालिब हैं, या अल्लाह बेहतरीन खैर नसीब फरमा और हर शर से या अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमा। या आमीन अल्लाह यहाँ पर जब हम बैठे हैं या रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमा, गुफ्तगू के अंदर अगर कोई खामी कोताही हुई है अल्लाह उस पर हमें माफ़ फरमा। आमीन या अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले लीजिए, या आमीन अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले लीजिए। आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आमीन। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।